Yes, hello everyone. Good morning. How are you all? Welcome to our CA Inter classes जहाँ पे CA Inter को करना है पार मिलके हम सबको with fast परिवार. चलिए, am I audible, visible? Is the audio, video, everything clear? Give me a thumbs up so that we can start with the class. चलो फटाफट से चैट बॉक्स में मुझे बता दो, इज दी ऑडियो वीडियो एवरीथिंग क्लियर? अपन शुरू करें क्या आज का अपना अनदर धमाकेदार सेशन? यस मैम, ऑल क्लियर, ऑल गुड. चलिए, लास्ट लेक्चर हमने क्या किया था? लास्ट लेक्चर हमने समझा था जीएसटी क्या है, क्यों आया. जीएसटी आने के पहले भी अर्लियर टैक्सेशन रिजीम्स तो अपने पास थे ही, लेकिन फिर भी उनमें क्या तो ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिनके कारण हमको जीएसटी इंडिया में लाना पड़ा था. तो जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. सबसे पहले मैंने आप लोगों को समझाया कि टैक्स क्या होता है. चलो फटाफट से, हमको याद है क्या हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? एक बार जल्दी जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ ना, हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? टैक्स क्या होता है? मैम, टैक्स तो एक कंपल्सरी मॉनेटरी पेमेंट होता है. टैक्स क्या होता है? एक कंपल्सरी मॉनेटरी पेमेंट होता है जो हमको गवर्नमेंट को करना ही पड़ता है. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन चलाती है, गवर्नमेंट हमारा देश चलाती है, स्टेट चलाती है. स्टेट गवर्नमेंट्स की बात करें तो इसलिए हमें वो एनफोर्स्ड कंट्रीब्यूशन बीइंग इंडिविजुअल्स, बीइंग प्रॉपर्टी ओनर्स, गवर्नमेंट को करके देना पड़ता है. ये कोई डोनेशन है क्या? कोई वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है क्या? नहीं मैम, देना ही पड़ेगा, जबरदस्ती है. ओके, जहां पे हमने टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस पढ़े थे जो हम गवर्नमेंट को देते हैं. जल्दी से लिख के बताओ मुझे, टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस क्या क्या थे? मैम, एक होते हैं डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स. जब तक हमारा लेक्चर चलेगा तब तक आपके हाथ नहीं रुकने चाहिए. व्हेन आई आस्क यू हैव टू राइट एंड गिव मी द आंसर. एनी स्टूडेंट जो इस लेक्चर को रिकॉर्डेड मोड में देखता है बाद में, वो भी अपने साथ रफ शीट और पेन लेके बैठेंगे. मैं बार बार नहीं बताऊंगी, मैं आपको रिवाइज करवा रही हूं. आपको या तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताना है या मेरे साथ रफ शीट में स्क्रिबल करते जाना है. तो दो टाइप के टैक्सेस क्या थे मैम? एक तो था डायरेक्ट टैक्स और एक था इनडायरेक्ट टैक्स. जो डायरेक्ट टैक्स था उसमें हम बोलते हैं कि पर्सन पेइंग द टैक्स इज इक्वल टू द पर्सन बेयरिंग द बर्डन ऑफ द टैक्स. जो टैक्स को पे कर रहा है वही टैक्स का बर्डन बेयर कर रहा है. इसलिए यहाँ पे एक डायरेक्ट पिंच फील होता है. इसलिए यहाँ पे क्या होता है? एक डायरेक्ट पिंच फील होता है कि हाँ, हमने टैक्स भरा है. ये टैक्सेस क्या होते हैं? प्रोग्रेसिव इन नेचर होते हैं. मतलब जिसकी जिसकी टैक्स को पे करने की एबिलिटी ज्यादा, उतना उतना हम क्या करेंगे? उससे ज्यादा टैक्स मांगेंगे, ज्यादा टैक्स चार्ज करेंगे. द हायर द कैपेबिलिटी टू पे द टैक्स, उतना ज्यादा टैक्स हम आपसे मांग लेंगे. लेकिन वहीं अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो जो पर्सन गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है, द पर्सन पेइंग द टैक्स, वो क्या करता है? बर्डन शिफ्ट कर देता है अपने फाइनल कंज्यूमर के ऊपर. वो क्या करता है? बर्डन शिफ्ट कर देता है. इसीलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पे हमें डायरेक्ट पिंच फील नहीं होता. ये टैक्सेस इजी टू कलेक्ट होते हैं कंपेयर टू डायरेक्ट टैक्स. और ये क्या होते हैं? रिग्रेसिव इन नेचर होते हैं. मैम, रिग्रेसिव बोले तो यहाँ पे हमको एबिलिटी कैपेबिलिटी से कोई भी मतलब नहीं है. हम सबसे एक समान टैक्स लेने वाले हैं. एक बालाजी मसाला वेफर चाहे यहाँ पे हेतल परचेस करे या हम बोले मुकेश अंबानी परचेस करे, दोनों केस में क्या हो जाएगा? सेम टू सेम टैक्स लगने वाला है. इसलिए ये कंपैरेटिवली कलेक्ट करना थोड़ा सा इजी हो जाता है. हम अपने सिलेबस में क्या पढ़ने वाले हैं मैम? हम पर्टिकुलरली पढ़ने वाले हैं इनडायरेक्ट टैक्स का एक टैक्स विच इज जीएसटी. ऐसा टैक्स जो गुड्स और सर्विसेज पे लगने वाला है. हमने जेनेसिस पढ़ा था जो एग्जाम के लिए बिल्कुल भी खास रेलेवेंट था नहीं, कि 2000 से हमने सोचा था कि जीएसटी इंडिया में लाएंगे, क्योंकि मैं 2000 में इस दुनिया में आई थी और उसके बाद इतने साल लग गए हमको. बिल पहले पार्लियामेंट में आया, पार्लियामेंट के लोकसभा में आया, राज्यसभा में आया, प्रेसिडेंट ने असेंट किया, सब ओके हुआ एंड देन अल्टीमेटली 2017 में सारे स्टेट्स ने अपने अपने एसजीएसटी एक्ट पास किए और फाइनली हम बोल रहे हैं कि 1 जुलाई 2017 से जीएसटी जम्मू कश्मीर को छोड़ के पूरे इंडिया में इंप्लीमेंट हो गया था. फिर 8 जुलाई को जम्मू कश्मीर ने भी अपना एसजीएसटी एक्ट पास कर दिया था एंड आज की तारीख में प्रेजेंटली जीएसटी इज एप्लीकेबल टू
होल ऑफ इंडिया। चलो रे चलो, फटाफट से मुझे एक बात बताओ। अमित सर आए हैं हमारे साथ यहाँ पे। अमित सर, आप मुझे आंसर दो ना। दुनिया की पहली ऐसी कौन सी कंट्री थी जिसने जीएसटी इंप्लीमेंट करा था? हमें एमसीक्यू में आ सकता है क्या ये क्वेश्चन? हाँ मैम, आ सकता है। दुनिया में पहली कंट्री कौन सी थी जिसने सबसे पहली बार ऐसा सोचा था कि हम सारे टैक्सेस को हटाओ गोली, वन नेशन वन टैक्स लाएंगे? ऐसा कॉन्सेप्ट सबसे पहले कौन लाया था? वेरी गुड, फ्रांस सबसे पहले वन नेशन वन टैक्स का कॉन्सेप्ट लेके आया था। एंड प्रेजेंटली मोर देन 160 कंट्रीज है जिन्होंने आज की तारीख में क्या किया है? जीएसटी को इंप्लीमेंट कर लिया है। चलिए, कोई कमेंट नहीं करेंगे हम अमित सर के कमेंट के ऊपर। आ जाइए। तो दिस वाज द जेनेसिस दैट वी हैड स्टडीड। तो हमने पढ़ा था नीड फॉर जीएसटी, कि क्या तकलीफें आ रही थी। क्या हम बोल सकते हैं, आईसीआई हमको पूछ सकता है, इल्स क्या थी, डेफिशिएंसीज क्या थी, प्रॉब्लम्स क्या थी? हम बोलेंगे इल्स क्या थी, डेफिशिएंसीज क्या थी, प्रॉब्लम्स क्या थे हमारे पुराने टैक्सेशन रिजीम में, जिसके कारण हमको इंडिया में जीएसटी लाना पड़ा। मैम, सबसे पहले तो हम बोलेंगे कि टैक्स पे टैक्स लगता था। एक्साइज तो लग ही जाता था मैन्युफैक्चरिंग पे, फिर उसके ऊपर वैट भी लग जाता था। मतलब हम एक टैक्स पे टैक्स भरते थे। बेसिकली हम क्या कर रहे थे, कास्केडिंग हो रहा था, टैक्सेस ऑन टैक्सेस लेवी किए जा रहे थे। ये एक प्रॉब्लम था जिसके कारण हमको जीएसटी लाना पड़ा। दूसरा हम क्या बोलते हैं कि डिस्टिंक्शन क्लियर नहीं था, क्योंकि गुड्स के ऊपर तो वैट लगता था, सर्विसेज के ऊपर सर्विसेज टैक्स लगता था, लेकिन रेस्टोरेंट हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, गवर्नमेंट ने क्लियर करके कभी बताया ही नहीं कि इसको गुड्स माने कि सर्विस माने। हम समझ ही नहीं पा रहे थे इसको गुड्स माने कि सर्विस माने। तो हमने बोला हटाओ यार, एक काम करो, दोनों लगा दो। अरे टैक्स तो हम पे लग रहा है, अरे दोनों लगाओ, क्या फर्क पड़ता है, कस्टमर है, मरेगा कष्ट से। तो ऐसा हो जाता था कि कोई चीजें जो क्लियर नहीं है, गुड्स है कि सर्विस है, उस पे हम वैट भी लगा देते थे और सर्विस टैक्स भी लगा देते थे। तो डिस्टिंक्शन ब्लर होने के कारण एक ही चीज पे दो दो बार टैक्स लग जाता था। तीसरा हमने बोला कि इंट्रा स्टेट सप्लाईज करने पे वैट लगता था और इंटर स्टेट सप्लाईज करने पे सीएसटी सेंट्रल लेवी होती थी। एसेंशियली तो दोनों ही वैल्यू एडेड टाइप के ही टैक्स है, दोनों ही बेचने पे ही टैक्सेस लग रहे हैं, लेकिन फिर भी इन्हीं का खुद का आपस में सेट ऑफ नहीं हो पाता था। इन दोनों के क्रेडिट्स भी हमको नहीं मिल पाते थे। क्रेडिट्स क्या होते हैं ये हम आज पढ़ेंगे कि कैसे चीजें सेट ऑफ होती है और कैसे हमको क्रेडिट मिलता है। एंड लास्ट पॉइंट क्या था, क्योंकि इतने सारे मल्टीपल टैक्सेस थे, इतने सारे मल्टीपल टैक्सेस थे, तो हमको क्या करना पड़ता था, सारे टैक्सेस का अलग अलग से कंप्लायंस करना पड़ता था। और अलग अलग कंप्लायंस करने के कारण हम कंफ्यूज हो जाते थे कि हम भाई पूरे दिन टैक्सेस के रिटर्न्स भरे, अलग अलग सारे टैक्स देखे समझे भरे, या हम अपना बिजनेस करें। तो बिकॉज ऑफ दीज 4 प्रॉब्लम्स, इल्स, डेफिशिएंसीज हम बोल सकते हैं, हमको नीड अराइज हो गई कि हटाओ सारे पुराने टैक्सेशंस को और वन नेशन वन टैक्स लेके आओ, जिसका नाम है जीएसटी। दिस इज वॉट वी हैड स्टडीड इन लास्ट लेक्चर। हम जो 1.5 आवर में पढ़ते हैं, हम उसको 5 to 10 मिनट्स मैक्सिमम क्या करते हैं, लेक्चर के स्टार्टिंग में रिवाइज कर लेते हैं। बोलो सब एकदम कॉन्फिडेंट? अपन ने जो लास्ट लेक्चर पढ़ा था वहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम कि मैम सब कुछ एकदम क्लियर है? अगर क्लियर हो जाए तो क्या करना होता है, कमेंट सेक्शन में दिल दिल आगाग बॉम बॉम इमोजी डाल देना होता है। मैम इमोजी ढूंढे के लेक्चर पे फोकस करें, तो एक काम करो ना, ऐसा दिल दिल आगाग बॉम बॉम #DDAABB टाइप कर दो, हमारी एनर्जीज एक्सचेंज हो जाएगी। परफेक्ट मैम। चलिए अब आप हमको समझाइए मैम कि ये चेन ऑफ क्रेडिट क्या होता है, जो आप बोल रहे हो कि जीएसटी का फाउंडेशन है, कोर है, कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हमको सेट ऑफ नहीं मिलता था, हमको क्रेडिट्स नहीं मिलते थे। उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो हम आज जीएसटी लेके आए हैं, उन प्रॉब्लम्स को जब आज हम सॉल्व करने के लिए जीएसटी लेके आए हैं, तो भाई उस केस में जीएसटी का ये जो क्रेडिट का फाउंडेशन है, ये कैसे काम करता है। देखो चलो अपन एग्जाम्पल लेते हैं युक्ति का, चिरायु का, और हम बोलेंगे जिया का। चल जिया जिया रे, हमारे पास 3 लोग हैं, युक्ति, चिरायु और जिया। अब क्या हुआ, युक्ति ने कोई गुड्स मैन्युफैक्चर किए, बनाए और 100 रुपीज में जिया को बेच दिए। युक्ति मैन्युफैक्चरर है, ये युक्ति की फैक्ट्री, गुड्स बनाए और क्या किए, 100 रुपीज में ये गुड्स आज चिरायु को हमने बेच दिए।
अब देखो वैसे तो जीएसटी में 10% का रेट नहीं होता है, पर अपन सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए मानते हैं कि ये गुड्स के ऊपर 10% जीएसटी लगता होगा। प्रैक्टिकली तो 5%, 12%, 18%, 28% ये सारे परसेंटेज से जीएसटी लगता है। अपन अपने खाली एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि अगर ये 10% से जीएसटी में टैक्सेबल है तो बोलो कितने रुपीज का टैक्स लग जाएगा? 10। अब ऐसे केस में चिरायु क्या करेगा? चिरायु युक्ति को पे करेगा 110 रुपीज। बोलो हाँ, यस मैम, 100 के तो गुड्स है ही, 10% जीएसटी इंक्लूड करके आज बीइंग अ कस्टमर चिरायु को क्या पे करना पड़ेगा? युक्ति को 110, जिसमें युक्ति क्या करेगी? युक्ति अपनी खुद की पॉकेट में रख लेगी 100 रुपीज और जाके गवर्नमेंट को क्या कर देगी? 10 रुपीज पे कर देगी। यानी क्या युक्ति ने अपनी खुद की पॉकेट से 10 रुपीज पे किए? बोलो, क्या युक्ति ने अपनी खुद की पॉकेट से 10 रुपीज पे किए क्या? नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं। यानी युक्ति हु इज एक्चुअली पेइंग द टैक्स टू गवर्नमेंट, उसने तो कभी अपनी पॉकेट से टैक्स भरा ही नहीं। युक्ति ने क्या किया? जो बर्डन था बर्डन टैक्स का, वो किसके ऊपर डाल दिया? कस्टमर के ऊपर, जो कौन है? चिरायु। ये हुआ अपना फर्स्ट ट्रांजैक्शन। 100 रुपीज के गुड्स थे, 10 का जीएसटी कलेक्ट किया। टोटल युक्ति ने कितना लिया? 110, लेकिन उसने गुड्स का पैसा 100 अपनी जेब में रखा और 10 जो जीएसटी के लिए लिया था वो एज अ सप्लायर कलेक्ट करके और गवर्नमेंट को पे कर दिया। परफेक्ट। अब उसके बाद चिरायु ने क्या किया? चिरायु ने ये सेम गुड्स जिया को सेल किए। चिरायु ने ये सेम गुड्स जिया को चिपकाए, मान लो फॉर 150 रुपीज। ये अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके, कुछ तो वैल्यू ऐड करके चिरायु ने क्या किया? गुड्स का पैकेजिंग बदल दिया, गुड्स को एकदम सुंदर बना के थोड़ा सा कुछ और करके, और अपनी स्किल्स से मान लो वो 150 में जिया को ये गुड्स बेच पाया। अगेन जीएसटी तो 10% ही लगता है, यानी चिरायु क्या करेगा? इंटू 10% 15 का जीएसटी कलेक्ट करेगा। तो अब जिया चिरायु को क्या पे करेगी? मैम 150 जो गुड्स का प्राइस है और 15 जीएसटी, टोटल ये क्या करेगी? 165 पे कर देगी चिरायु को। जिया क्या करेगी अब? मैम 150 के तो गुड्स है और प्लस 10% जीएसटी, विच मीन्स मुझे 165 अपने सप्लायर को पे करना है। अब चिरायु क्या करेगा? बोलो, चिरायु मैम 150 तो अपनी खुद की ही पॉकेट में रख लेगा। चिरायु को गवर्नमेंट को कितना पे करना है? मैम 15 पे करना है। चिरायु को क्या करना है? 15 गवर्नमेंट को पे करना है। लेकिन चिरायु बोलेगा, ए गवर्नमेंट सुनो ना, ए गवर्नमेंट सुनो ना, तुम्हें याद है क्या मैंने 10 तो युक्ति को ऑलरेडी पे कर दिए थे, जो युक्ति आपको ऑलरेडी पे कर चुकी है। अगर आप मुझसे पूरा 15 वापस ले लोगे तब तो आपको ये एक ही सेम ही गुड्स के ऊपर टोटल देखने जाओ तो 10 + 15 रुपीज मिल गए। अब ऐसे तो मान लो ये गुड्स अगर 10 लोग आपस में आगे आगे बेचते हैं तो क्या बार बार पूरा जीएसटी लगता जाएगा? अब ऐसे केस में तो क्या हुआ? चिरायु के लिए तो परचेस प्राइस 110 ही हो गई ना, उससे तो 110 पे की है और अब पूरा 15 कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देना है। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट बोलती है हाँ बात तो सही है, जो टैक्स आप ऑलरेडी पे कर चुके हो वो हम वापस क्यों मांगे आपसे? तो जब चिरायु ने 10 का टैक्स ऑलरेडी युक्ति को दे दिया है, जो युक्ति गवर्नमेंट को दे चुकी है, तो गवर्नमेंट बोलेगी कि एक काम करो, आप इस 10 का क्या ले लो? क्रेडिट ले लो। आपने जिया से 15 कलेक्ट किए हैं ना, लेकिन 10 आपने आगे भरे थे, वो आप अपने पास ही रख लो। हमको एडिशनली क्या देना? हमको एडिशनली सिर्फ और सिर्फ 5 ही देना। यानी इफेक्टिवली हुआ क्या? गवर्नमेंट के पास तो पहले से 10 आ चुके हैं जो युक्ति ने दिए थे, 5 और आ गए जो चिरायु ने दिए हैं। मतलब गवर्नमेंट के पास तो आज पूरे 15 आ ही चुके हैं, जो लास्ट प्राइस है जिसपे गुड्स बिके हैं। लेकिन वो आए कैसे? पहले 10 युक्ति ने दिए थे, बाद में 5 चिरायु ने दिए। पर एक बात बताओ, ये पूरे का पूरा 15 किसकी पॉकेट से गया है? पूरा 15 आया गवर्नमेंट की पॉकेट में, दिया 10 युक्ति ने, 5 चिरायु ने, लेकिन अल्टीमेटली इसका जो बर्डन है, बर्डन वो किसने बेयर किया? पूरा का पूरा जो 15 है वो आज किसकी जेब से गया है? क्या आधा युक्ति की, आधा चिरायु की, आधा जिया की जेब से गया है, या अल्टीमेटली पूरा का पूरा 15 आई विल से कि जिया की पॉकेट से ही गया है? क्योंकि मैम जो 10 चिरायु की पॉकेट से गया था युक्ति के पास, वो तो उसने वापस क्या किया? जिया से कलेक्ट करके अपने पास रख लिया और गवर्नमेंट को तो एक्स्ट्रा 5 ही दिया। यानी चिरायु ने जो पे किया था वो तो उसके पास वापस से आ गया, गवर्नमेंट ने उसको क्रेडिट दे दिया। पर आज अल्टीमेटली पूरा का पूरा बर्डन, खर्चा किसने बेयर किया है टैक्स का? मैम जिया ने बेयर किया है। बस यही तो कॉन्सेप्ट है, यही तो वैल्यू है, यही तो फाउंडेशन है इनडायरेक्ट टैक्स का,
के बीच में जितने जितने लोग इन्वॉल्व होते जाएंगे उतने उतने लोग टैक्स भरते जाएंगे, लेकिन वो आगे आगे अपने अपने कस्टमर से कलेक्ट करते जाएंगे और जो भर दिया है उसका गवर्नमेंट उनको क्रेडिट देती जाएगी। और बस एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हर स्टेज पे जितना वैल्यू ऐड होता जाएगा। अब मान लो 100 के गुड्स 150 में बिके तो वैल्यू कितना ऐड हुआ था? सिर्फ और सिर्फ 50 ऐड हुआ था मैम। तो 50 का 10% 5 रुपीज हमने और पे कर दिया, क्योंकि 10 तो हम ऑलरेडी पे कर चुके थे। अब मान लो ये 150 के गुड्स आगे जाके और 210 में बिकते हैं तो वैल्यू कितना ऐड हुआ मैम? 60 का। तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे कि 6 रुपीज और दे दो गवर्नमेंट को। तो 10 तो जा चुके हैं, +5 +6 टोटल 21 चले गए, जो टोटल जाने चाहिए। लेकिन बीच बीच में जो जो जितना टैक्स भरता जाता है उतना उतना उसको क्रेडिट मिलता जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली सारा का सारा बर्डन किसके सर पे आता है? जो फाइनल कंज्यूमर है, जो लास्ट में कष्ट से मरेगा, उसके ऊपर क्या आ जाएगा? पूरा का पूरा बर्डन आ जाएगा। इसीलिए आप जब कोई भी गुड्स मार्केट में परचेस करने जाते हो तो आपको पूरी एमआरपी पे जीएसटी लगता है, फुल एमआरपी पे जीएसटी लगता है जिसमें आप परचेस कर रहे हो, क्योंकि आपको तो एक बार पूरा टैक्स अपने सप्लायर को दे ही देना है। फिर वो आगे जितना जितना भर चुका है उतना उतना क्रेडिट लेके सिर्फ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ही क्या करेगा? गवर्नमेंट को भरेगा। तो अब अगर हम कॉन्सेप्ट का मतलब समझे तो जीएसटी किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? तो मैम हर स्टेज पे जितना जितना वैल्यू ऐड होता है, 50 ही ऐड हुआ तो बस उतना ही टैक्स और भरो, आगे 60 ऐड हुआ तो बस उसी पे टैक्स और भरो। तो जितना जितना वैल्यू हर स्टेज पे ऐड होगा बस उतना उतना एडिशनल जीएसटी हमको और भरना है। इसीलिए हम पहले जो टैक्सेस ऑलरेडी भर चुके हैं उन सबका हमको क्या मिल जाता है? कंटिन्यूअसली क्रेडिट मिलता जाता है। मैम अगर सबको क्रेडिट मिलता जाएगा तो पूरा का पूरा बर्डन किसने बेयर किया? लास्ट में कस्टमर ने पूरा का पूरा लास्ट में बर्डन बेयर कर लिया है। बीच के हर लोगों को क्या मिलता जाएगा? क्रेडिट मिलता जाएगा। और कभी भी टैक्स पे टैक्स तो लग ही नहीं रहा है, क्योंकि हमने जीएसटी की अमाउंट को तो अलग ही रखा है ना शुरू से। मान लो 100 के गुड्स 150 में बिके, 150 के 210 में बिके, 210 के 300 में बिके, 310 के 350 में बिके, तो यहाँ पे सबसे पहले जब 100 में गुड्स बिके थे तो 10 का जीएसटी गवर्नमेंट को चला गया था। फिर 150 में क्या हुआ? 15 - 10 5 ही एडिशनली गया। 210 में 21 - 15 जो ऑलरेडी भर दिया है तो 6 ही और एडिशनली गवर्नमेंट के पास गया। 300 का 10% 30 - 21 बस 9 ही और गवर्नमेंट के पास गया। 35 - 30 5 और गवर्नमेंट के पास चला गया। यानी बेसिकली गवर्नमेंट को टोटल कितना जीएसटी मिला? 9 + 5 + 6 सॉरी 10 + 5 + 6 + 9 + 5। तो गवर्नमेंट को तो मैम टोटल 35 मिल गया जो मिलना था, लेकिन वो गया कैसे? टुकड़े टुकड़े में। जैसे जैसे आगे आगे जितना जितना वैल्यू ऐड होता गया उतने उतने वैल्यू पे गवर्नमेंट हमसे जीएसटी लेती गई, और लास्ट में सारा बर्डन जिसको सबसे लास्ट में बेचा होगा फाइनल कंज्यूमर को, उसके ऊपर क्या आ जाएगा? पूरा का पूरा बर्डन आ जाएगा। तो कभी भी किसी को भी टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं भरना पड़ा। जो ये 10 रुपए का टैक्स ऑलरेडी भर चुके हैं, मानो अगर यहाँ पे क्रेडिट नहीं मिला होता, अगर ये 10 रुपए का क्रेडिट यहाँ जो पहले वैट और सीएसटी के क्रेडिट सेट ऑफ नहीं हो पाते थे तब ये प्रॉब्लम आती थी। तो अब मैं क्या बोलूंगी कि मैंने गुड्स क्या कर लिया है? परचेस 110 में कर लिए हैं, क्योंकि 10 का मुझे वापस क्रेडिट नहीं मिल रहा तो वो तो मेरी कॉस्ट बन जाएगी। तो आगे से आगे क्या होता जाएगा? कॉस्ट लोगों के लिए बढ़ती जाएगी। लेकिन आज कितना भी जीएसटी लगा दो हमारी कॉस्ट नहीं बढ़ती है, क्योंकि हम जो जो जीएसटी भरते जाते हैं वो हम आगे से आगे कलेक्ट करके और क्रेडिट लेते जाते हैं। चलो मैम हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इफ, युक्ति इज आस्किंग कि मैम हमने क्या किया? पहले 100 में सेल किया, फिर आगे 150। अब जिया ने आगे क्या किया? ये 150 के गुड्स 140 में सेल कर दिए गवर्नमेंट को। क्या बोला हमने कि हमने सबसे पहले युक्ति ने गुड्स सेल किए थे चिरायु को फॉर 100, चिरायु ने जिया को सेल किए फॉर 150। अब जिया ने आगे कस्टमर को मैम नुकसान करके बेच दिया 140 में, तो ऐसे केस में क्या होगा? देखो मैंने कस्टमर को 140 में बेचा है, मतलब 140 का 10% जीएसटी कितना आएगा मैम? 14 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे जिया क्या करेगी? अपने कस्टमर से 14 रुपीज कलेक्ट करेगी, लेकिन वो गवर्नमेंट को क्या बोलेगी कि मैं तो आपको ऑलरेडी 15 दे चुकी हूँ। जिया बोलेगी कि मैं तो चिरायु को ऑलरेडी 15 दे चुकी हूँ और चिरायु आपको पूरा 15 भर ही चुका है, और यही सेम गुड्स आगे गए जिसपे से 14 का जीएसटी भरना है। तो ऐसे केस में हम कोई जीएसटी भरते ही नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा? जिया ने आगे 15 भर दिए हैं, पर उसको अब अपने नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे से 14 ही भरने, तो यहाँ पे ये 1 रुपी जो एक्स्ट्रा है ना, एक्स्ट्रा वो जिया के पास एज अ क्रेडिट पड़ा रहेगा।
ये 1 रुपी जो एक्स्ट्रा बच गया है, जो मैंने ज्यादा भर दिया है, पर मेरे फर्दर ट्रांजैक्शन में मैं बोल रही हूँ कि मुझे तो उससे कम भरना आ रहा है, तो ये जो 1 रुपी एक्स्ट्रा है ना, ये मेरे क्रेडिट लेजर में क्या होगा, पड़ा रहेगा। अब मान लो आगे ऐसे कोई गुड्स आए जो मैंने परचेस तो किए थे 100 में और बेच दिए 170 में, तो ऐसे केस में 10 का क्रेडिट मेरे पास पड़ा था, मुझे 17 पे करना आया, तो मैं क्या करूंगी, 17 माइनस 10 माइनस में बोलूंगी अरे वो 1 पहले का भी तो था, वो 1 पहले का भी तो था जो मैंने ज्यादा भरा था, ये अब मैं माइनस करके और क्या करूंगी, 17 माइनस 10 माइनस 1 6 ही और गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा पे करूंगी। तो हमारे पास पोर्टल पे एक क्रेडिट लेजर नाम का एक लेजर मेंटेन होता है। जब जब हम परचेस करते जाते हैं तब तब इसमें हमारी क्रेडिट ऐड होती जाती है, और बाद में जब जब हम सेल करते जाते हैं तो हम इसमें से थोड़ा थोड़ा यूज करते जाते हैं। हमको गुड्स टू गुड्स मैच करने की जरूरत नहीं होती है। मान लो आज मैंने 100 टाइप के गुड्स एक साथ परचेस कर लिए, मैं सबका क्रेडिट तो आज एक साथ ले लेती हूँ, फिर इसमें से जैसे जैसे जो जो बेचती जाऊंगी उसमें से मैं ये क्रेडिट को यूज करती जाऊंगी। आप कभी लॉस में बेच देते हो तो कोई बात नहीं, आपने जो टैक्स भरा है उसका क्रेडिट आपके पास पड़ा रहेगा, जो आप आगे अपनी फर्दर सेल्स में यूज कर सकते हो। बोलो युक्ति, आया समझ में? जल्दी से बोलो, आया समझ में? हम पूरा लेजर का मैकेनिज्म आगे जाके पढ़ेंगे। अभी के लिए हमको क्या समझ में आता है, जो टैक्स हमने ऑलरेडी पे कर दिया है, जो टैक्स हमने ऑलरेडी पे कर दिया है वो हम कभी भी वापस पे नहीं करेंगे, उसका हमको क्रेडिट मिलेगा। अगर और महंगा बेचा है आगे और एक्स्ट्रा पे करने आ रहा है तो जो पे किया उसको माइनस करो, और जितना एक्स्ट्रा है ना एक्स्ट्रा, बस उतना आपको एडिशनली गवर्नमेंट को पे करना होता है। तो यही चीज पूरा टेबल के थ्रू हमने यहां समझ रखी है। मान लो मैन्युफैक्चरर ने सबसे पहले 1 लाख के गुड्स बेचे, 18% जीएसटी के हिसाब से 18,000 उसका जीएसटी हो रहा था। मैं तो फर्स्ट पर्सन हूं जो ये गुड्स बेच रहा है, मेरे पास तो कोई क्रेडिट है ही नहीं, मैं तो फर्स्ट पर्सन हूं, अभी तक तो इन गुड्स के ऊपर कोई जीएसटी किसी ने भरा ही नहीं है। मान लो युक्ति केक बनाती है घर पे, ठीक है, युक्ति ने केक बनाया और बेचा। अब युक्ति तो फर्स्ट पर्सन है जिसने वो केक बेचा है, तो वो तो पूरे अमाउंट पे जीएसटी कलेक्ट करेगी, गवर्नमेंट को भर देगी। परफेक्ट, मेरे पास कोई आईटीसी था नहीं, गवर्नमेंट को 18,000 हमने पूरे पे कर दिया। अब यही सेम चीज जब आगे गई, यही सेम गुड्स जब आगे गए तो डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया, यहाँ पे 11,200 का प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया और ये सेम गुड्स 1,11,200 में आगे बेच दिए। तो 1,11,200 का 18% क्या होता है, कैलकुलेटर रोज क्लास में लेके आने का बोलना ना पड़े। परफेक्ट मैम। तो 1,11,200 का 18% आ जाता है मैम 20,016। क्या बोला, 20,016। तो ऐसे केस में बताओ क्या इस डिस्ट्रीब्यूटर को पूरा 20,016 भरना पड़ेगा? नहीं मैम, 18,000 तो हम ऑलरेडी भर चुके थे ना अपने सप्लायर को, हम तो 18,000 दे चुके थे जो गवर्नमेंट को ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो अब गवर्नमेंट क्या बोलेगी, नया वैल्यू कितना ऐड हुआ है? मैम नया वैल्यू ऐड हुआ है 11,200 का। नया वैल्यू कितना ऐड हुआ है, 11,200 का। तो बस इसके ऊपर कितना एडिशनल जीएसटी आता है 2016 का, ये आपको और गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अगर टोटल करते हो तो 18,000 प्लस 2016, गवर्नमेंट को टोटल 20,016 मिल ही चुका है। पर कैसे मिला, पहले जितने में बिका था उस पे, फिर एडिशनली जितना वैल्यू ऐड हुआ है। क्यों मैं बार बार वैल्यू ऐड बोल रही हूँ, क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट है कि जीएसटी क्या है, वैल्यू एडेड टैक्स है। तो अब नया वैल्यू कितना ऐड हुआ, बस उतना और जीएसटी हम गवर्नमेंट को दे देंगे। फिर आगे नेक्स्ट पर्सन ने ये गुड्स बेचे हैं 1,35,800 में, देखो उस पे कितना जीएसटी आया, माइनस हम इतना 20,016 तो भर ही चुके थे, तो अब वो माइनस करके एडिशनली कितना वैल्यू ऐड हुआ, उस पे इतना जीएसटी आ गया। यहाँ पे हम बोलेंगे अब जो लास्ट पर्सन है, जिस लास्ट पर्सन ने ये गुड्स को परचेज किया है, जिसने आगे किसी को भी नहीं बेचा है, तो अब उसको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। मतलब उस लास्ट पर्सन को फाइनली ये गुड्स पड़ जाएंगे 1,35,840, जो तो गुड्स का प्राइस है ही है, और प्लस पूरा का पूरा 25,000 अराउंड का जो जीएसटी भरा है, वो पूरा पूरा जीएसटी यही इसकी कॉस्ट बन जाएगी। अब ये आगे किसी को नहीं बेच रहा तो इसको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। यानी हम जब चिप्स का पैकेट परचेस करने जाते हैं तो क्या होता है, 10 रुपए के पैकेट में मान लो 9 रुपए का टैक्सेबल वैल्यू और 1 रुपए का टैक्स पे किया है, तो अब ये पूरा 1 रुपए का टैक्स हमारी कॉस्ट बन जाती है। अब हमको आगे क्रेडिट नहीं मिलेगा, हम तो लास्ट फाइनल कस्टमर है, तो जो फाइनल कस्टमर होगा ना, बस उसके क्या हो जाएगा, कॉस्ट में पूरा जीएसटी ऐड हो जाएगा, क्योंकि अब वो ये चीज कंज्यूम कर जाएगा। तो वो क्या करेगा, अब वो गवर्नमेंट को पूरा का पूरा जीएसटी का पैसा देगा, जो गया कैसे, इन 3 टुकड़ों में। पर बेयर किसने किया पूरा का पूरा, फाइनल कंज्यूमर ने पूरा का पूरा इसको बेयर कर लिया है।
दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ चेन ऑफ क्रेडिट अंडर जीएसटी, जिसको हम वेरी 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 इंपॉर्टेंट मानते हैं। पूरे आगे जितना जीएसटी हम पढ़ेंगे, ये चीज आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि जब हम बिजनेस करते हैं तब हम जो जो परचेस करते हैं उस पर जितना जितना जीएसटी भरा होता है वो सबका हमको क्रेडिट मिल जाता है। फिर जब जब हम आगे सेल करते हैं तो सेल के टाइम पे पहले हम इन क्रेडिट में से जितना भर चुके हैं वो माइनस करते हैं, जितना एक्स्ट्रा वैल्यू एडेड होता है बस उतना उतना हमको और पे करना चाहता है करना पड़ता है। पर हम अगर किसी चीज के फाइनल कंज्यूमर हो चुके हैं, हमने आगे किसी को कुछ नहीं बेचा, हम ही खा गए, हम ही कंज्यूम कर गए उन गुड्स को, तो फिर क्या हो जाता है, पूरा जीएसटी अपने लिए कॉस्ट बन जाता है। अब हमको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, बीइंग अ फाइनल कंज्यूमर हमको सारा का सारा बर्डन बेयर करना पड़ेगा। क्या बोला, वैल्यू एडेड टैक्स से सबको क्रेडिट मिलता रहेगा, लेकिन अल्टीमेटली जो फाइनल कंज्यूमर होगा वो पूरा बर्डन बेयर करता जाएगा। और पूरी प्रोसेस में कभी भी किसी टैक्स की अमाउंट के ऊपर टैक्स नहीं लगता है, बस जो टैक्सेबल वैल्यू ऐड होती है उसी के ऊपर टैक्स लगता जाता है। चलो सब लोग जो लाइव देख रहे हैं फटाफट से मुझे बोल दो यस मैम। चलो चलो चलो, लाइव तो ज्यादा लोग हैं लेकिन मैसेजेस कम लोग क्यों कर रहे हैं। चिरायु, सनीश, हेतल, युक्ति, जिया एंड पीपल हु वर देयर यस्टरडे, लेकिन आज एकदम आलसी हो गए हैं, मैसेज नहीं कर रहे हैं। मुझे हर स्टूडेंट का मैसेज चाहिए, यू हैव टू बी इन्वॉल्व्ड इन द लेक्चर्स, तो ही तो मजा आएगा ना। परफेक्ट, चलिए। देन वी से जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ। ये क्या टर्म यूज हुआ है मैम, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स? समझना, दो तरीके के टैक्सेस होते हैं, एक होता है ओरिजिन बेस्ड टैक्स और एक होता है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। एक होता है ओरिजिन बेस्ड टैक्स और एक होता है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। अगर गुड्स सप्लाई हुए हैं, अगर गुड्स सप्लाई हुए हैं मान लो गुजरात से मध्य प्रदेश, गुजरात से मध्य प्रदेश हमने कोई गुड्स सेल करे हैं। अब ये चीज मेरी आपको पढ़ानी बाकी है जो आगे के लेक्चर्स में आएगी, लेकिन अभी सिर्फ ओवरव्यू देती हूँ कि जीएसटी कैसे लगता है। अगर हम सेम स्टेट में सेल करते हैं, मान लो हमने गुजरात से गुजरात में ही सेल कर दिया, तो क्या होगा, एक लगेगा सीजीएसटी और एक लग जाएगा एसजीएसटी। मतलब अगर मान लो 18% टैक्स है, 1000 रुपीज के गुड्स है जिसमें 18% टैक्स है, यानी 180 का टोटल टैक्स हुआ। इसमें हम बोलेंगे 90 रुपीज तो ले जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट और 90 रुपीज ले जाएगी गुजरात स्टेट की गवर्नमेंट। हम ऐसा करते हैं जीएसटी में कि सेंटर और स्टेट को इक्वल इक्वल पैसा दे देते हैं। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरा इंडिया चलाने के लिए पैसा चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट को अपना स्टेट चलाने के लिए पैसा चाहिए। लेकिन मैम ये तो क्लियर है, ये तो एकदम क्लियर है कि 90 रुपीज चले जाएंगे गुजरात गवर्नमेंट के पास और यहाँ पे हम बोलते हैं कि 90 रुपीज चले जाएंगे इंडियन मतलब सेंट्रल इंडिया वाली गवर्नमेंट के पास। लेकिन अगर मैम गुड्स सप्लाई हो गए गुजरात से एमपी, गुजरात से मध्य प्रदेश, अब क्या करें? अब क्या करें मैम, इस पे क्या चार्ज होगा? मान लो 1000 रुपीज में अगर गुड्स सेल हुए हैं तो इस पे 18% के हिसाब से 180 का आईजीएसटी चार्ज होता है। आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। देखो जब इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है, इंट्रा बोले तो एक ही स्टेट में अंदर अंदर, तो सीजीएसटी और उस स्टेट का एसजीएसटी लग जाता है। अगर वो स्टेट नहीं है मैम, मान लो यूनियन टेरिटरी है तो यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी जीएसटी लग जाता है। लेकिन अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम सेल करते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई करते हैं, तो ऐसे केस में एक बार क्या होता है, आईजीएसटी जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये लगता है। पूरा आईजीएसटी एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है। फिर इसमें से हम क्या करते हैं, 50% जो स्टेट के हक का है वो हम स्टेट को बाद में दे देते हैं। एक बार पूरा पूरा आईजीएसटी कलेक्ट हो जाता है इंटरस्टेट पे, सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट कर लेती है, फिर उसमें से 50% क्या कर देती है, स्टेट को दे देती है। बट द क्वेश्चन हियर इज मैम कौन से स्टेट को मिलना चाहिए? मान लो सप्लायर तो है गुजरात में, सप्लायर गुजरात में है जिसने मध्य प्रदेश के रेसिपिएंट को गुड्स बेचे हैं, तो इसका जो जीएसटी है वो गुजरात गवर्नमेंट को मिलना चाहिए कि महाराष्ट्र मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को मिलना चाहिए? आपको क्या लगता है बताओ? मैंने अभी तक कुछ पढ़ाया नहीं, मैंने सिर्फ एक वर्ड बताया, इंग्लिश आपको बताती हूं कि जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जीएसटी कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है,
मैंने तो कुछ पढ़ाया नहीं, आपको सिर्फ इतनी एक लाइन बताई कि जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। ये लाइन सुन के आपको क्या लगता है, पैसा किसको मिलना चाहिए, गुजरात गवर्नमेंट को कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को? मैम 50% तो सेंटर रखेगी, वो फाइनल है। अगर गुजरात टू गुजरात होता तो 50% गुजरात को मिल जाता, एमपी टू एमपी होता 50% एमपी को मिल जाता। जब गुजरात टू एमपी हो गया है तो हम कौन से स्टेट को पैसा देंगे? वेरी गुड मैम, इतना इंग्लिश तो हमको भी आता है। डेस्टिनेशन मतलब जहां पे गुड्स गए, जो उनका एंड पॉइंट है, जहां पे वो कंज्यूम हुए हैं, तो मैम वो तो मध्य प्रदेश है ना। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को क्या मिलता है? इसका पैसा मिल जाता है। जीएसटी का एक कोर कॉन्सेप्ट है, जीएसटी का एक कोर कॉन्सेप्ट है कि कभी भी जीएसटी में ओरिजिन वाले स्टेट को नहीं मिलते हैं जीएसटी। मतलब मान लो एक ऐसा स्टेट है जहां पे बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, बहुत लोग यहाँ पे गुड्स बना रहे हैं, पर उस स्टेट में कोई कंज्यूम नहीं करता, वहां से सब बाहर के स्टेट्स में जाके सेल हो जाता है। तो जो स्टेट परचेज कर रहा है, जो स्टेट कंज्यूम कर रहा है, वो स्टेट क्या करेगा? इसका रेवेन्यू रखेगा। आप में से कोई मुझे इसका लॉजिक बताएगा क्यों? मैम क्यों जीएसटी को ओरिजिन बेस्ड टैक्स ना बनाते हुए हमने डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बनाया या कंजम्पशन बेस्ड टैक्स बनाया कि उस स्टेट को सारा पैसा मिलेगा जो क्या कर रहा है? कंज्यूम कर रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्यों मैम? ओरिजिन वाला बना रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, तो टैक्स तो उस वाली स्टेट को नहीं मिलना चाहिए? कोई मुझे लॉजिक बता सकता है ऐसा क्यों? क्या लगता है आपको लॉजिक क्या होगा? देखो लॉजिक एकदम सिंपल है। बर्डन कौन बेयर कर रहा है टैक्स का? लॉजिक एकदम सिंपल है। मुझे एक बात बताओ, टैक्स का बर्डन कौन बेयर कर रहा है? किसकी जेब से जीएसटी का पैसा जा रहा है? मैम कस्टमर की जेब से जीएसटी का पैसा जा रहा है। अगर मैं आज मध्य प्रदेश में रहती हूँ और मैं जीएसटी का पैसा दे रही हूँ, तो मैं क्या चाहूंगी कि वो मेरी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को पैसा मिले, ताकि वो लोग मध्य प्रदेश के डेवलपमेंट में उसको यूज कर पाए। अगर मैं पेमेंट कर रही हूँ, मैं कस्टमर हूं जो बर्डन बेयर कर रहा है, और मुझे बोला जाए, अगर आप मान लो आज एमपी में रहते हो और आपको ऐसा बोल दे कि आप जो जीएसटी का पैसा दोगे ना, वो सारा मिलेगा राजस्थान गवर्नमेंट को, आपको क्या मजा आएगा? आप क्यों दोगे? आपको क्या फायदा उसका? तो हम बोल रहे हैं कि भाई नॉर्मली फेयरली देखो ना, जो बर्डन बेयर कर रहा है उसी के गवर्नमेंट को पैसा दे दो, ताकि वो उन्हीं लोगों के बेनिफिट्स में यूज हो जाए। परफेक्ट मैम। वासु ने बोला कि मैम देखो कंज्यूमर ही जीएसटी का बर्डन बेयर करता है, तो इसलिए कंज्यूमर की ही गवर्नमेंट को वो जीएसटी का पैसा मिलना चाहिए ना। बाकी जो 50% है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल ही जाता है, हम सब इंडिया में रहते हैं, तो जो अपनी मेन इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको तो पूरा पैसा मिल ही जाता है। तो हम बोलते हैं कि भाई जीएसटी क्या है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन क्यों? क्योंकि जहां पे कंजम्पशन हुआ, जहां पे गुड्स का एंड हुआ, डेस्टिनेशन हुआ, वो लोग पूरा बर्डन बेयर करेंगे, इसीलिए उनके स्टेट या यूनियन टेरिटरी को इस टैक्स का रेवेन्यू अक्रू होना चाहिए। इंडिया में क्या है? फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब सिर्फ एक गवर्नमेंट नहीं है जो पूरा देश चलाती है, हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट्स भी है। मतलब आज ऐसा है कि वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से तो इंडिया में कौन है? बीजेपी है, लेकिन कुछ कुछ स्टेट्स में जहां पे कांग्रेस जीती हुई है वहां कांग्रेस भी है, साउथ के बहुत सारे स्टेट्स में वहां की लोकल पार्टीज भी है। तो हम क्या बोलेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट अलग और स्टेट गवर्नमेंट अलग हो भी सकती है, और सबको अपना अपना पैसा चाहिए होता है, अपना अपना जुरिस्डिक्शन चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ऐसा ड्यूअल जीएसटी ही ले लिया कि दोनों को क्या मिल जाए? एक साथ पैसा मिल जाए, सेंटर और स्टेट दोनों कॉन्करेंटली। कॉन्करेंटली मतलब एक साथ, दोनों एक साथ जीएसटी से पैसा कमा सके, इसीलिए हमने ऐसा ड्यूअल जीएसटी ला दिया कि स्टेट के स्टेट में सप्लाई करते हो तो सीधा C+S करके खत्म करो, और इनकेस इंटर स्टेट हो भी गया तो एक बार पूरा आईजीएसटी भर देना, और उसके बाद क्या करना, आधा क्या करेंगे हम, 50% जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जहां पे भी प्लेस ऑफ सप्लाई हुआ होगा, जहां डेस्टिनेशन हुआ होगा, उसको वो 50% क्या कर देंगे? दे देंगे। परफेक्ट मैम। चलिए, यहां तक किसी को कोई डाउट है कि सब कुछ एकदम क्लियर है? जल्दी से बता दो, यहां तक किसी को कोई डाउट है कि सब कुछ एकदम क्लियर है? कैसे जीएसटी का चेन वर्क करता है, डेस्टिनेशन क्यों लिया, और ड्यूअल जीएसटी क्यों रखा? एवरीथिंग ओके मैम, ऑल क्लियर। अब ये एक एकदम प्योर थियोरी टाइप का क्वेश्चन है, लर्न करने जैसा, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जीएसटी के बेनिफिट्स क्या है। देखो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, जीएसटी का कॉन्सेप्ट क्या है,
एक चीज हमने पढ़ी कि जीएसटी का कॉन्सेप्ट क्या है। तो जीएसटी किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि जहां जहां वैल्यू ऐड होगी उतना उतना टैक्स भरेंगे, फाइनल कंज्यूमर पूरा बर्डन बेयर करेगा, कास्केडिंग नहीं होगा, ये सारे कॉन्सेप्ट थे। एक हमने क्वेश्चन देखा कि नीड ऑफ जीएसटी क्या था, डेफिशिएंसीज क्या थी, तो वहां हमने वो 4 पॉइंट देखे थे कि जीएसटी की नीड इन 4 कारण की वजह से थी। अब हम 4 पॉइंट देख रहे हैं कि जीएसटी आने के फायदे क्या है, बेनिफिट क्या है। तो कभी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान से आइडेंटिफाई करना, वरना पता चला कि पूछा कॉन्सेप्ट था और बेनिफिट लिख के आ गए, पूछा बेनिफिट था और डेफिशिएंसी लिख के आ गए। तो एक एक मेन जो वर्ड है ना वो ध्यान रखना कि मैम अगर कॉन्सेप्ट आएगा तो ये 4 पॉइंट है, डेफिशिएंसी आएगा, प्रॉब्लम आएगा, इल्स आएगा, नीड आएगा वर्ड तो ये 4 पॉइंट है, बेनिफिट वर्ड आता है तो ये 4 पॉइंट है। तो वो आपको थियोरी बेसिस पे ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम जो वर्ड को यूज कर रहे हैं उसका आंसर क्या आएगा, वरना पता चला कि एग्जाम में पूछा बेनिफिट था, आता था, पर सारे कॉन्सेप्ट लिख के आ गए तो आपको 0 मार्क्स मिल जाएंगे। बराबर मैम। तो बेनिफिट को भी हमने और अंदर 4 पार्ट में ब्रेक किया है। एक बेनिफिट जो पूरी की पूरी इकोनॉमी इंडिया एज अ होल को मिलता है, कुछ बेनिफिट्स जो हमारे टैक्स स्ट्रक्चर सिंप्लीफाई हो गए हैं, कुछ बेनिफिट टैक्स कंप्लायंसेस इजी हो गए हैं, और कुछ बेनिफिट बोलता है कि ट्रेड एंड इंडस्ट्री को, बिजनेसमैन बिजनेस कर रहे हैं तो उनकी ट्रेड एंड इंडस्ट्री को जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं। क्या बोला हमने, बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी। अब एग्जाम में ऐसा आपको पूरा भी पूछ सकते हैं कि राइट बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी, या इतना भी पूछ सकते हैं कि राइट बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी विच आर अक्रूइंग टू इकोनॉमी। तो सिर्फ इकोनॉमी वाला लिख के आना, बाकी कुछ भी मत लिख के आना, ठीक है। तो यू हैव टू नोट दिस थिंग कि एग्जैक्टली बेनिफिट पूछा क्या है। अगर ओपन क्वेश्चन पूछ लिया मान लो 5 मार्क के लिए कि बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी लिख दो, तो सारे लिख देना। वो लोग बोलते कि नहीं सिर्फ इकोनॉमी को जीएसटी आने से क्या बेनिफिट हुआ वो लिखो, तो 2-3 मार्क के लिए क्वेश्चन आए तो बस आपको इतना ही लिखना रहेगा। तो हम एक एक करके हेडिंग बाय हेडिंग चीजों को समझेंगे कि जीएसटी आने से क्या बेनिफिट्स हमको हो रहे हैं। तो मैम सबसे पहले जीएसटी आने से हमको इकोनॉमी में बेनिफिट मिलता है। इकोनॉमी बोले तो पूरा का पूरा इंडिया एज अ होल। क्या बेनिफिट मिला मैम, क्रिएशन हो गया है यूनिफाइड नेशनल मार्केट का। यूनिफाइड नेशनल मार्केट मतलब वन नेशन वन टैक्स। आज अगर मैं नॉर्मली रहती हूँ महाराष्ट्र में और मुझे राजस्थान से जाके गुड्स परचेस करने हैं तो मुझे हिचक नहीं होगी, मुझे ये सोचना नहीं पड़ेगा कि राजस्थान की गवर्नमेंट क्या एक्स्ट्रा टैक्स लगाती होगी, वहां पे क्या होता होगा, कुछ भी नहीं। क्यों, क्योंकि हमको पता है ना यूनिफाइड नेशनल मार्केट है। यूनिफाइड नेशनल मार्केट है मतलब क्या, कहीं भी चले जाओ पूरे इंडिया में एक जैसा टैक्स लगने वाला है, वन नेशन वन टैक्स है। तो ये इकोनॉमी एज अ होल को बेनिफिट हो गया ना कि पूरे के पूरे इंडिया में क्या हुआ, पूरा इंडिया ही अब एक मार्केट बन गया है। अब ऐसा नहीं कि राजस्थान का मार्केट अलग, गुजरात का अलग, महाराष्ट्र का अलग, एमपी का अलग, पूरा इंडिया ही एक मार्केट है जहां पे सेम टाइप का टैक्स लगता है। देखो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि पेट्रोल के ऊपर आज भी जीएसटी नहीं लगता, पेट्रोल के ऊपर आज भी जीएसटी नहीं लगता है, ये मैं आपको आगे जाके पढ़ाऊंगी। तो क्या आपको ये चीज पता है कि पेट्रोल का प्राइस हर स्टेट में अलग अलग होता है। कुछ स्टेट्स में पेट्रोल महंगा होता है, कुछ स्टेट्स में पेट्रोल सस्ता होता है। क्यों, क्योंकि उनपे आज भी जीएसटी नहीं है, वो आज भी एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट नहीं है। मतलब हर स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने हिसाब से डिसाइड कर लेती है कि क्या टैक्सेस लगने चाहिए, और इसलिए आज भी हर स्टेट में क्या हो जाता है, पेट्रोल का प्राइस अलग अलग हो जाता है। जैसे कि हम यहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हो मैम आप, इच्चल करंजी। कहाँ रहते हो मैम, इच्चल करंजी। पहले मैं रहती थी अहमदाबाद, अब मैं शिफ्ट हो गई इच्चल करंजी। तो इच्चल करंजी के जस्ट पास, मतलब हमारे 5 किलोमीटर बाद तो कर्नाटका चालू हो जाता है। इच्चल करंजी कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। 5 मिनट बाद कर्नाटका चालू हो जाता है। अब कर्नाटका में क्या है, महाराष्ट्र से कंपैरेटिवली पेट्रोल सस्ता है, तो हम इधर उधर कभी घूमने जाते हैं तो क्या करते हैं, सोचते हैं कि चलो कर्नाटका बॉर्डर से 2 किलोमीटर और आगे जाना है, कर्नाटका बॉर्डर से पेट्रोल भरवा के आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है मैम, ऐसा क्यों हुआ, क्यों। अब वरना एज सच देखने जाओ, मैं तो इंडिया में ही रहती हूँ, मैं कर्नाटका से पेट्रोल भरवाऊं या महाराष्ट्र से, मुझे सेम पड़ना चाहिए। वो कब होता, जब वो जीएसटी में आ जाता। क्योंकि वो जीएसटी में नहीं है इसलिए आज भी वहां वन नेशन वन टैक्स नहीं हुआ। बाकी सारी चीजें जो जीएसटी में आ गई है, हम क्या बोलते हैं, यूनिफाइड, मतलब एक नेशनल मार्केट बन चुका है जीएसटी आने के कारण, जिसकी वजह से मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बूस्ट मिला। क्यों मैम, मेक इन इंडिया में हम बाहर के फॉरेन की कंट्री को के लोगों को बोलते हैं कि आप इंडिया आओ, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करो। क्यों ऐसा बोलते हैं और इसको क्यों बूस्ट मिला, क्योंकि पहले अलग अलग टैक्सेस थे। तो आप समझो, जब हम अंकित वाला एग्जाम्पल लेके चल रहे थे, अंकित तो इंडिया का पर्सन था,
फिर भी इतने सारे टैक्सेस सुन के बेहोश हो गया, तो अगर कोई फॉरेन का पर्सन बाहर से इंडिया में आ गया जो हमारे टैक्सेस के बारे में समझना चाह रहा है, तो वो तो चक्कर खा के गिर ही जाएगा कि भाई इंडिया में इतने सारे टाइप के टैक्सेस, उसमें भी अगर उसको इंडिया में 2 प्लांट डालने हैं, एक स्टेट में एक दूसरे स्टेट में, तो वो तो भाग ही जाएगा ना। तो अब हमने क्या बोला, हमने सब एकदम सिंपल कर दिया। अगर बाहर से कोई इंडिया में आता है तो उसको परचेज, सेल, हर टाइप की सप्लाई पे बस एक ही टाइप का टैक्स लगेगा, जीएसटी। उसको एक ही टाइप का टैक्स समझना है, इसीलिए बाहर से लोग अब इंडिया में आने को खुश भी होंगे। तो हमारे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बूस्ट मिलेगा, तो ओवरऑल पूरी की पूरी इकोनॉमी क्या हो जाएगी, ग्रो करेगी। थर्ड पॉइंट हम बोलते हैं, अगर ऐसे बाहर से लोग आएंगे तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे, वो लोग यहाँ पे अपना फैक्ट्री लगाएंगे, प्लांट लगाएंगे, चीजें परचेज करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, जितना काम बढ़ेगा उतना लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और जितना लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता जाएगा उतना हमारा इंडिया एज एन इकोनॉमी क्या करेगा, प्रॉस्पर करेगा। तो जल्दी जल्दी से बताओ कि जीएसटी में पर्टिकुलरली इकोनॉमी को क्या बेनिफिट्स होते हैं। देखो इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, ये तो कॉमन पॉइंट है जो आपको एग्जाम में लिख के आने ही है, प्लस आप चाहो तो एक्स्ट्रा पॉइंट अपनी तरफ से और भी लिख सकते हो कि देखो भाई जीएसटी आने से कास्केडिंग इफेक्ट हट गया, तो लोग भी बहुत खुश है एज एन इंडिया एज अ होल कि अब हमको टैक्स पे टैक्स नहीं लगता है, वो सारी प्रॉब्लम्स हट गई। वो एक दो पॉइंट अगर आप चाहो तो अपनी तरफ से भी लिख सकते हो। ये पॉइंट तो आपके सजेस्टेड आंसर में होंगे, आपको लिखने ही चाहिए, लिखने ही पड़ेंगे। ओके मैम, आपको जीएसटी में लर्न करने जैसा बहुत कम आएगा, हार्डली एक चैप्टर 1 है, प्योर थ्योरी है, और पीछे के कुछ चैप्टर्स में कुछ कुछ एरियाज, मतलब अपनी जो पूरी 200 पेजेस की बुक है ना, उसमें से आप मान लो 30 to 40 पेजेस ही बस मैक्सिमम होंगे जो आपको मैं बोलूंगी कि आप लर्न करो। बाकी कुछ लर्न नहीं करना है, सब समझ के क्वेश्चंस करने हैं और अपना काम हो जाएगा। लर्निंग इन जीएसटी इज वेरी लेस कंपेयर टू जो आपका जैसे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हो गया, एसएम जैसे जो सब्जेक्ट्स है, लॉ हो गया जो पूरा ही थियोरी है, ऑडिट हो गया जो पूरा ही थियोरी, आपको बहुत सारा याद करना है, वैसा जीएसटी में नहीं है। आई एम सेइंग ऑलमोस्ट ओनली 15 to 20% ऑफ द सिलेबस ही है जो आपको लर्न करना है, उसमें से ये वन ऑफ सच काइंड है। एक बार लिखोगे क्या मेरे साथ कमेंट सेक्शन में एवरीवन? हाँ मैम, एक एक वर्ड में लिख के देने का। तो बेनिफिट्स में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमी के बेनिफिट। उसमें सबसे पहले क्या हुआ बेनिफिट कि यूनिफाइड नेशनल मार्केट बना। सबसे पहला बेनिफिट यूनिफाइड नेशनल मार्केट बना। दूसरा बेनिफिट मैम, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बूस्ट मिला। और उससे तीसरा बेनिफिट क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट बढ़ा, एक्सपोर्ट बढ़ा और एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। जल्दी से मुझे लिखो ना मेरे साथ लर्न करने का। अपने 3 प्रॉमिस क्या थे, समझ आएगा, मजा आएगा, याद होगा, तो सब कुछ आपको मेरे साथ यहाँ पे लर्न कर लेने का। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, पूरी की पूरी इकोनॉमी को बेनिफिट हुआ, कैसे, क्योंकि एक बन चुका है यूनिफाइड नेशनल मार्केट। यूनिफाइड नेशनल मार्केट बन गया, कोई कहीं भी जाके परचेज सेल करे सब सेम है, जिसके कारण क्या हुआ, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बूस्ट मिला, जिसके कारण क्या हुआ, हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ा, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा और अल्टीमेटली हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ चुका है। दीज आर दी बेनिफिट्स जो ओवरऑल एज एन इकोनॉमी को जीएसटी आने से मिले हैं। परफेक्ट एवरीवन, यस मैम। चलिए उसके बाद हम बोलते हैं सेकंड कि टैक्स स्ट्रक्चर हो गया सिंप्लीफाई। पहले इतना सारा टैक्सेस था, इतने सारे टाइप का टैक्सेस था, किस पे कहाँ कब क्या लगाएं कैसे भरे, कंफ्यूज ही रहते थे। अब सब कुछ क्या हो गया है, सिंप्लीफाई हो गया है। अगर टैक्स स्ट्रक्चर सिंप्लीफाई हुआ है तो इसको लर्न करने का एक टेक्निक समझो, हमें भी फायदा, गवर्नमेंट को भी फायदा। चीजें सिंपल होने से हमें भी फायदा, गवर्नमेंट को भी फायदा। कैसे मैम, हम अब बिजनेस पे ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, बस एक जीएसटी का रिटर्न भरना है और हम फ्री, बाकी सारे टैक्सेस के बारे में हमको नहीं सोचना है। तो हम बोलेंगे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया। हम क्या बोलेंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो चुका है। हम हमारे बिजनेस पे ज्यादा ध्यान दे सकते हैं क्योंकि चीजें सिंप्लीफाई हो गई। और सामने हम बोलेंगे कि गवर्नमेंट को भी बेनिफिट हुआ, कैसे, गवर्नमेंट को भी एक सर्टेनिटी आ गई टैक्स को एडमिनिस्टर करने के लिए। पहले गवर्नमेंट देखती थी एक्साइज का कलेक्शन हुआ कि नहीं, वैट का कलेक्शन हुआ कि नहीं, लोकल टैक्स का कलेक्शन हुआ कि नहीं, ऑक्ट्रॉय मिला कि नहीं। अब गवर्नमेंट को क्या देखना है, जीएसटी मिला कि नहीं, नहीं मिला रिकवरी करनी है, क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेशन करने में भी गवर्नमेंट को क्या आ गई है, सर्टेनिटी आ गई है। प्रॉपर चेन बनने से गवर्नमेंट को भी फटाफट जीएसटी का पैसा मिल जाता है। तो सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर होने से, सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर होने से याद कैसे रखोगे, लिख के क्या आना एग्जाम में कि हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, गवर्नमेंट को सर्टेनिटी इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है। याद कैसे कर लेने का, अपने को फायदा उनको भी फायदा, अपने को फायदा उनको भी फायदा। अपने को क्या फायदा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस,
उनको क्या फायदा, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में एक सर्टेनिटी आ जाती है। ये क्यों हुआ, क्योंकि टैक्स स्ट्रक्चर सिंप्लीफाई हो गया है, तो इधर उधर कोई भी कंफ्यूज नहीं हो रहा है, ना हम ना गवर्नमेंट। उसके बाद थर्ड बेनिफिट आता है इजी कंप्लायंस से। मैम इजी मतलब क्यों, जीएसटी का जितना भी रिटर्न भरते हो, जितना भी कंप्लायंस होता है, सब कुछ ऑनलाइन होता है। मैं आपको दिखाऊंगी जीएसटी का पोर्टल कैसा दिखता है, क्या होता है, लेकिन जीएसटी का सारा काम ऑनलाइन होने के कारण हमको कहीं इधर उधर भागना नहीं पड़ता है। पहले क्या होता था, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, एडवोकेट्स को हायर करते थे, जो हमारे वैट वगैरह के रिटर्न भरते थे, सब काम करते थे। जीएसटी का रिटर्न इतना सिंपल है कि आज आप भी अगर रिटर्न चैप्टर तक सब पढ़ लोगे तो इस पोजीशन में आ जाओगे कि पोर्टल में लॉगिन करके और अपने पप्पा मम्मी का रिटर्न तो खुद ही भर पाओगे जीएसटी का। इतना सिंपल रिटर्न भरना गवर्नमेंट ने बना दिया है ऑनलाइन। कहीं जाके लाइन में खड़े नहीं होना, किसी को कोई रिक्वेस्ट नहीं करना, किसी को ब्राइब नहीं देना, कुछ नहीं करना है। चीजें क्या हो गई है, एकदम इजी। सिंप्लीफाई तो हुई है, सिंप्लीफाई क्यों हुई, क्योंकि सब अलग अलग तरह की चीजें हट गई, बस एक ही चीज बची। और अब जो एक ही चीज बची है वो भी क्या हो गई है, एकदम इजी हो गई है। इजी टैक्स कंप्लायंस। क्यों इजी, कैसे इजी, सब कुछ है ऑटोमेटेड विद द ग्रेटर यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और हमारे कंप्लायंस कॉस्ट घट गए। क्यों मैम, अलग अलग एडवोकेट्स को, सीए को, सबको हमको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, कहीं ब्राइब देने की जरूरत नहीं है, कंप्लायंस कॉस्ट एकदम घट गया। बस एक पोर्टल पे महीने में एक रिटर्न भरना होता है और हम हो जाते हैं फ्री। ये रिटर्न भी इतना सिंपल है कि आप कोई सीए एडवोकेट को ना भी रखो ना, तो आप अपना जीएसटी का रिटर्न खुद भी भर सकते हो। बहुत सारे लोग अपने जीएसटी के रिटर्न्स खुद भरते हैं। तो इजी टैक्स कंप्लायंस में हम क्या बोलेंगे, क्योंकि सब कुछ हो चुका है ऑटोमेटेड विद द ग्रेटर यूज ऑफ आईटी, इसलिए हमारी कंप्लायंस कॉस्ट क्या हो गई है, एकदम रिड्यूस हो गई है। एंड लास्ट हम बोलेंगे कि ट्रेड एंड इंडस्ट्री को भी बेनिफिट्स मिले हैं। कैसे, तो ट्रेड एंड इंडस्ट्री को जो बेनिफिट्स मिले हैं, एक तो क्लैरिटी आ गई है, मतलब इसमें एक पॉइंट यही है बेनिफिट्स टू इंडस्ट्री। क्यों, कैसे, बहुत सारी क्लैरिटी आ गई, डबल डबल टैक्सेस नहीं लग रहे हैं। जो इल इफेक्ट्स ऑफ कास्केडिंग थे, टैक्स पे टैक्स लगने के कारण उन लोगों का जो कॉस्ट बढ़ जाता था कि एक्साइज पे तो टैक्स भरा ही है, प्लस हम इसके ऊपर वैट भी भर रहे हैं, तो टैक्स के ऊपर टैक्सेस भरने से हमारी कॉस्ट बहुत बढ़ जाती थी, प्लस प्रॉपर क्रेडिट नहीं मिलता था। अगर क्रेडिट नहीं मिला तो एक ही चीज पे दो दो बार सरकार को टैक्स भरो, मतलब बेसिकली हमारा ओवरऑल कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ गया। तो ये सारी चीजें हट जाने से इंडस्ट्री में लोग बहुत खुश है, क्योंकि जो इल इफेक्ट्स ऑफ टैक्सेस थे ना, इल इफेक्ट्स ऑफ कास्केडिंग थे, ओल्डर रिजिम के जो प्रॉब्लम्स थे, वो सब सॉल्व होने के कारण बिजनेस करने में बहुत आसानी हो गई है। इसलिए ओवरऑल इंडस्ट्री और ट्रेड बूस्ट हुआ है और लोग तो खुश होने ही वाले हैं। यहां समझाने जैसा ज्यादा कुछ भी नहीं था। दिस वॉज मेजर थियोरी कि भाई जीएसटी आने से क्या बेनिफिट हुए हैं। ये बेनिफिट मॉड्यूल में दे रखे हैं। अब इसके अलावा और भी बेनिफिट्स हो सकते हैं जो आप अपने हिसाब से सोच के कर सकते हो कि हाँ भाई कॉस्ट कम हुआ है, लोग खुद से रिटर्न्स भर सकते हैं, और पुराना प्रॉब्लम था डिस्टिंक्शन नहीं हो पाता था गुड्स सर्विसेज का, वो क्लियर हो गया, क्योंकि चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो, दोनों में जीएसटी ही लगता है। तो बाकी बहुत सारे पॉइंट्स है जो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, लेकिन अगर एग्जाम में आता है तो कोशिश ये करने की कि जो पॉइंट बुक में है वो एज इट इज लिखो। सजेस्टेड आंसर से आपका आंसर मैच होगा तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। हमको क्या चाहिए, हमको फुल मार्क्स चाहिए। मेरे स्टूडेंट्स जीएसटी में 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स लेके आते हैं, क्योंकि मैं इतनी मेहनत तो करवाती हूँ आपको क्लास में कि मैं जो मेन वर्ड्स है वो मेरे साथ आपको लर्न करवाऊं। सिर्फ समझाना बताना सिखाना नहीं है, लिख के आना है ना अल्टीमेटली एग्जाम में। तो समझने के साथ साथ लर्निंग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इवन एग्जाम के दिन तो लर्निंग मोर इंपॉर्टेंट हो जाती है। कभी हम क्या सोचते हैं कि कोई चीज नहीं समझ में आई, छोड़ एक बार लर्न करके चले जाओ, हम लिख तो पाए। एग्जामिनर को क्या पता हमको आता है कि नहीं आता है, वो क्या देखेगा, आपने क्या लिखा है। तो लर्निंग तो मैं आपको डेफिनेटली पूरा करवाने ही वाली हूँ, समझाऊंगी तो सही मैं आपको हर चीज। समझे बिना तो हम याद करेंगे नहीं, पर एक एक्स्ट्रा एफर्ट और लेना है कि याद भी मेरे साथ करना है, ताकि जितना हो सके उतना आंसर हमारा सजेस्टेड के साथ मैच हो। हमको फुल मार्क्स लाने हैं। हमको क्या करना है, हिस्ट्री बनाना है जीएसटी में। 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स लाने हैं, जो बच्चे लाते हैं, एंड आप भी वही बच्चे बनोगे। चलो एक बार सारे के सारे बेनिफिट्स मेरे साथ रिवाइज करोगे क्या? हाँ मैम, बेनिफिट्स जो जीएसटी में हमको मिलते हैं कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले अगर मेजरली देखें तो 4। इकोनॉमी का बेनिफिट, टैक्स स्ट्रक्चर सिंप्लीफाई हो गया। सिंप्लीफाई क्यों हुआ, क्योंकि वो पुराना सब कुछ हट गया, तो एक चीज बची, जो बची उसको भी इजी कर दिया, तो सिंप्लीफाई इजी। और लास्ट पॉइंट क्या बोलता है कि ट्रेड और इंडस्ट्री को भी एडवांटेजेस मिल जाते हैं। इकोनॉमी की बात करें तो यूनिफाइड नेशनल मार्केट बना, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बूस्ट मिला, जिसके कारण इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट और एम्प्लॉयमेंट बढ़ा।
सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर आने से 2 पॉइंट क्या याद रखने का, अपने को फायदा उनको फायदा, अपने को फायदा उनको फायदा, मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारे लिए और सर्टेनिटी इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के लिए। इजी कैसे हो गया मैम, क्योंकि कहीं जाना नहीं है, लाइन में खड़े नहीं रहना, कोई फॉर्म नहीं भरना, बस सिंप्लीफाइड ऑनलाइन ऑटोमेटेड सारा काम हो जाता है, जिसके कारण हमारी कंप्लायंस कॉस्ट एकदम घट जाती है। और ट्रेड इंडस्ट्री को क्या बेनिफिट हुआ, तो पुराने सारे प्रॉब्लम्स हट गए, इल इफेक्ट्स ऑफ कास्केडिंग हट गए, टैक्स पे टैक्स लगना हट गया, तो इंडस्ट्री एज अ होल तो ऑफकोर्स खुश होने ही वाली है। डन एंड परफेक्ट। बोलो यहां तक सब कुछ क्लियर, किसी कोई प्रॉब्लम, जल्दी जल्दी से बताओ। तीनों चीज हाँ होनी चाहिए, समझ आया, मजा आया, याद हुआ। किसी भी एक में नो है तो गड़बड़ है, सब यस है मतलब अपन धमाकेदार चल रहे हैं। हाँ मैम सब ओके। चलिए अब हम समझते हैं जीएसटी में स्टेट्स क्या होते हैं और यूनियन टेरिटरीज क्या होती है। हाँ मैम ये क्या टाइम पास है, स्टेट तो स्टेट है और यूटी तो यूटी है, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हमको क्यों पढ़ना है। मान लो अगर एग्जामिनर बोलता है हमने गुजरात से गुजरात में सप्लाई किया, मतलब हमको पता होना चाहिए कि गुजरात तो क्या है, एक स्टेट है, इसीलिए C+S GST लगेगा। और यही मान लो अगर हमको बोल दिया कि हमने अंडमान निकोबार में सप्लाई किया, क्या बोला हमने, अंडमान निकोबार में सप्लाई किया है, तो क्या हमको पता है कि अंडमान निकोबार एक यूनियन टेरिटरी है। हाँ मैम, तो ऐसे केस में C+UT GST लगता है। इसलिए हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि जीएसटी में स्टेट क्या है और जीएसटी में यूनियन टेरिटरी कौन सी है। तो मैम वो तो जो नॉर्मल स्टेट होते हैं वही और जो यूटी होती है वही, नहीं। एक बात बताओ चलो, जियोग्राफिकली आज इंडिया में कितने स्टेट्स है। मैम बदलते रहते हैं, कभी कोई किसी से अलग होता है, कोई किसी में मिलता है, लेकिन आज प्रेजेंटली यू टेल मी हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर जियोग्राफिकली इन इंडिया। अगर आप आज इंडिया का मैप देखते हो तो आप कितने स्टेट्स लोकेट कर सकते हो, उसमें कितने स्टेट्स होते हैं। कुछ बोलेंगे 27, कुछ बोलेंगे 28, कुछ बोलेंगे 29, कुछ बोलेंगे 30, बताओ ना आज जीएसटी में कितने स्टेट्स है। वेरी गुड मैम, प्रेजेंटली टुडे अकॉर्डिंग टू मैप, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स है। और कितनी यूनियन टेरिटरीज है बताओ। 28 स्टेट्स है और कितनी यूनियन टेरिटरीज है। मैम 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज है। आज प्रेजेंटली अकॉर्डिंग टू आपका सोशल साइंस जो आप पढ़ते हो स्कूल लेवल पे, 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज होती है मैम, जीएसटी में नहीं होती। जीएसटी बोलता है जो 28 ज्योग्राफिकल स्टेट्स है ना वो तो है ही, +3 ऐसी यूनियन टेरिटरी जिनका अपना खुद का लेजिस्लेचर है। कौन सी 3 यूनियन टेरिटरी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी। 3 यूनियन टेरिटरीज, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी, ये 3 यूनियन टेरिटरीज जिनका अपना खुद का लेजिस्लेचर है। मतलब मैम देखो यूनियन टेरिटरी क्या होता है, जो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको मैनेज करती है वो यूटी बन जाता है। लेकिन क्या आज दिल्ली का अपना खुद का चीफ मिनिस्टर है ना मैम, इतना तो फेमस है ऑफ कोर्स। क्या मैम जम्मू कश्मीर का अपना खुद का चीफ मिनिस्टर है। हाँ मैम, मतलब ये 3 जगह यूनियन टेरिटरी होते हुए भी स्टेट की तरह फंक्शन करती है, इनका अपना खुद का लेजिस्लेचर है, खुद के चीफ मिनिस्टर्स है। इसलिए जीएसटी बोलता है कि दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी भले ही एक्चुअली यूनियन टेरिटरी है, पर हम तो इसको क्या करेंगे, स्टेट मानेंगे। इसलिए आज जीएसटी में जो 28 स्टेट्स है वो तो है ही, और प्लस पर्टिकुलरली दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी होते हुए भी जीएसटी में स्टेट मानी जाएगी। इसलिए जीएसटी में अगर कोई आज से आपको पूछे कितने स्टेट है तो क्या बोलोगे, 31 स्टेट्स है। तो मैम टोटल तो 8 यूनियन टेरिटरी थी जिसमें से 3 स्टेट बन गई, तो बची कितनी, 5। तो ये जो 5 यूनियन टेरिटरीज बच गई है ना, जिनको हम प्यार से बोलते हैं ऑल सिटी, लर्न करने का तरीका है ऑल सिटी। तो ऑल सिटी जो है वो हमारी 5 यूनियन टेरिटरीज है जहां पे जीएसटी में C+UT GST लग जाता है। ऑल सिटी क्या है मैम, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, लद्दाख, चंडीगढ़ और दमन दीव एंड दादरा नगर हवेली। पहले दमन एंड दीव 2 अलग अलग यूटीज थी, पर अब गवर्नमेंट ने इनको क्या किया, मर्ज करके एक यूटी बना दिया। देखो जम्मू कश्मीर क्या हुआ, पहले स्टेट था जिसको यूनियन टेरिटरी बनाया तो एक बढ़ गई, लेकिन सामने क्या किया, दमन दीव और दादरा नगर हवेली को मिक्स कर दिया तो वापस 8 यूनियन टेरिटरीज हो गई। तो दमन एंड दीव एंड दादरा नगर हवेली आज की तारीख में
एक ही यूनियन टेरिटरी है, मिक्स कर दिया है दोनों को। तो टोटल हम बोलेंगे कि जो हमारी 5 यूनियन टेरिटरीज है जिनके अपने खुद के लेजिस्लेचर्स नहीं है, जो यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पे जीएसटी भी सी प्लस यूटी जीएसटी लगाता है, इनको यूनियन टेरिटरी मानता है। और बाकी जो अपने 28 स्टेट्स है वो तो है ही, प्लस दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी जो अपने 3 यूनियन टेरिटरी है विद लेजिस्लेचर वाली, उनको हम स्टेट मान के सी प्लस एस जीएसटी लगा देते हैं। वेरेस अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, लद्दाख, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये सब क्या हो जाता है, यूटी जीएसटी के जोन में आके यूनियन टेरिटरीज बन जाते हैं। इसको लर्न करने की प्यार से हम टेक्निक बनाते हैं ऑल सीडी। तो सीधा याद रखो ना कि ऑल सीडी में सी प्लस यूटी जीएसटी लगता है, बाकी कुछ भी आ जाए तो सब क्या हो जाएंगे, स्टेट ही हो जाएंगे। मैम एक ये लास्ट पॉइंट क्या है, अदर टेरिटरी, इजी वाला, इसको हम होल्ड पे रखेंगे, इसको हम पढ़ेंगे चार्ज ऑफ जीएसटी के चैप्टर में। चार्ज ऑफ जीएसटी के चैप्टर में आपको पता चलेगा कि ये ईईजी क्या होता है, जो एक और अलग से यूनियन टेरिटरी है। इसको बाद के लिए छोड़ दो, बाकी सब समझ में आता है क्या, जल्दी जल्दी से बोलना। 28 स्टेट्स with 3 यूनियन टेरिटरीज विदाउट विथ लेजिस्लेचर, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी, इनको मानना है 31 स्टेट। और बाकी का ऑल सिटी अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, लद्दाख, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये क्या हो जाती है, हमारी यूनियन टेरिटरी हो जाती है। परफेक्ट। हाँ मैम, ये ऐसी जगहें हैं जिनको सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करती है। जैसे कि जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर पहले तो स्टेट हुआ करता था, ये पहले मतलब आप लोग बॉर्न होने के बाद की ही बातें हैं, ये सब आप लोग स्कूल में थे तभी आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर पहले तो स्टेट था, फिर क्या किया हमने, वो आर्टिकल 370 हटाया और जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया, यूनियन टेरिटरी बना दिया, ताकि डायरेक्ट गवर्नमेंट क्या कर सके, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे कंट्रोल कर सके। परफेक्ट। चलिए अब हमको लर्न करने हैं 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स इन जीएसटी। ये क्या है मैम, ये ऐसे स्टेट्स है जिनको जीएसटी में अलग अलग ट्रीटमेंट मिलता है। मतलब नॉर्मली मान लो हमारे लिए रजिस्ट्रेशन लेना होगा 20 लाख पे, तो इनके लिए कोई और लिमिट होगी 10 लाख जैसी। कोई चीज जो हमारे लिए टैक्सेबल है इनके लिए एग्जेम्प्ट हो सकती है, इनके लिए कोई अलग प्रोविजन हो सकते हैं, इनके लिए लेट फीस अलग हो सकती है। तो जीएसटी में बहुत सारी जगह पे आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़ोगे स्पेशल कैटेगरी स्टेट का। तो आज हम फर्स्ट लेक्चर में ही लर्न कर लेते हैं कि कौन कौन से स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, ताकि हमको बार बार ना देखना पड़े। हाँ, ये हो सकता है कि ये कॉमन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है जिनको हम रिकॉग्नाइज करते हैं एज इन जीएसटी लॉ में कि ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे आपको अलग भी देखने मिलेगा। मतलब रजिस्ट्रेशन चैप्टर में आप देखोगे कि इसके अलावा तेलंगाना को भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट मान लिया है, या इसमें से कोई है जिसको नहीं माना है। वो पर्टिकुलर केस टू केस बेसिस पे चेंज होता रहता है कि रजिस्ट्रेशन चैप्टर के लिए अलग स्पेशल कैटेगरी स्टेट हो जाएंगे, एग्जाम्शन के लिए कोई अलग हो जाएगा। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये कॉमन स्पेशल कैटेगरी स्टेट है। ये क्या है, कॉमन स्पेशल कैटेगरी स्टेट है जिनको लॉ बोलता है, लॉ ही बोलता है पर्टिकुलरली कि ये क्या है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट है। तो कितने हैं, 11। एक बार याद करेंगे और लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। इसके लिए मैंने एक टेक्निक बनाया है। हमारे जो 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट है वो क्यों स्पेशल है, वहां पे किसी को अस्थमा नहीं होता है मैम, लर्न करने की टेक्निक है। हम बोलते हैं नो अस्थमा, नो अस्थमा इन उत्तराखंड एंड जम्मू कश्मीर। क्या बोला, नो अस्थमा इन उत्तराखंड एंड जम्मू कश्मीर। ये टेक्निक है लर्न करने के लिए कि भाई यहाँ किसी को अस्थमा नहीं होता, इसलिए ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट हो गया। मैम लर्न करवाओ ना। देखो, नो का मतलब होता है नागालैंड, नो का मतलब नागालैंड, ए का मतलब आसाम, एस का मतलब सिक्किम, टी का मतलब त्रिपुरा, एच का मतलब हिमाचल प्रदेश। जब भी मैं बोलूं एम, जब भी कोई लड़की देखूं नहीं, जब भी मैं बोलूं एम, आपको क्या बोलना है, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। एम का मतलब मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। एम का मतलब मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। ए का मतलब अरुणाचल प्रदेश। ध्यान रखना अरुणाचल प्रदेश है, गलती से भी आंध्र प्रदेश लिख के मत आ जाना। 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आंध्र प्रदेश नहीं आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है, जो ऊपर है, आंध्र प्रदेश नीचे है इंडिया में। प्लीज मेक श्योर यू आर नॉट मिक्सिंग बोथ। उत्तराखंड तो उत्तराखंड है ही मैम, और जम्मू कश्मीर तो जम्मू कश्मीर है ही है।
ये क्या है, हमारे 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है। नागालैंड, आसाम, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर। कितने हो गए? 11। ये क्या है, हमारे 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है। क्यों बता रहे हो मैम अभी? क्योंकि आगे जाके इनके लिए कई कई जगहों पे कुछ कुछ अलग प्रोविजंस आएंगे, तब हम बार बार नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको रेफरेंस दे दूंगी। याद आया क्या, हमने नोअस्थमा पढ़ा था, और ये मैंने नहीं बनाए हैं, ये लॉ में लिखे हैं। एक और चीज ध्यान रखना, बच्चों को लगेगा कि मैम आपने सिंपल करने के लिए हमको 11 ऐसे बना के दे दिया, नहीं, ये लॉ में लिखा है, इनको बकायदा हमने डेजिग्नेट किया है, गवर्नमेंट इनको रिकॉग्नाइज करती है कि ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है। दे आर रिकॉग्नाइज्ड रिटन बाय गवर्नमेंट इन द लॉ इटसेल्फ कि ये कौन है, ये 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है। ये मैंने अपने घर से मन से सिंप्लीफाई करने के लिए नहीं बनाया है। तो एग्जाम में हो सकता है कि आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन भी आ जाए कि आउट ऑफ द फॉलोइंग कौन सा 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, कौन सा नहीं है, तो आपको आना चाहिए। याद करेंगे क्या मेरे साथ? हाँ मैम, चलिए 3 बार हम इसको लिखेंगे ताकि हमको अभी ही ये क्लियर हो जाए। नो अस्थमा इन उत्तराखंड एंड जम्मू कश्मीर। चलो फटाफट से मेरे को फुल फॉर्म लिख के बताओगे कमेंट सेक्शन में एवरीवन। हाँ मैम, मैं आपके साथ लिख रही हूं तो आपको तो फिर कोई आलस यूं भी नहीं होना चाहिए, लिखोगे ही लिखोगे। आईडीटी के लेक्चर अटेंड करते करते ऐसी टाइपिंग स्पीड बढ़ जानी चाहिए कि वो आपसे इंप्रेस हो जाए कि अरे क्या फास्ट आंसर्स आते हैं। चलो, नो का मतलब नागालैंड, नो का मतलब नागालैंड, ए का मतलब आसाम, एस का मतलब सिक्किम, टी फॉर त्रिपुरा, एच फॉर हिमाचल प्रदेश, एम फॉर हम बोलेंगे 3 3 आ जाता है, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। एम फॉर मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। ए से हम बोलेंगे अरुणाचल प्रदेश, प्लीज 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 ये आंध्र प्रदेश नहीं है, ये अरुणाचल प्रदेश है। यू से हम बोलेंगे उत्तराखंड, और जे से हम बोलेंगे जम्मू एंड कश्मीर। तो नो अस्थमा इन उत्तराखंड एंड जम्मू कश्मीर, नो अस्थमा इन उत्तराखंड एंड जम्मू कश्मीर, नो अस्थमा इन उत्तराखंड एंड जम्मू कश्मीर। नो से बोलेंगे नागालैंड। लिखो सब लोग कमेंट सेक्शन में फटाफट फटाफट से, नो का मतलब नागालैंड, शॉर्ट शॉर्ट में लिख दो, पूरा नहीं तो ऐसे लिख दो। चलो, नागा, आसाम, सिक्किम, मेरे को समझ जाएगा कि आपको लर्न हो गया है। तो नो फॉर नागालैंड, ए फॉर आसाम, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर। ये क्या हो गए, हमारे 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हो गए। मतलब ये क्या है, क्यों है, ऐसा कुछ नहीं पढ़ना है अभी हमको, बस हमको ये पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट ने इनको एज 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स डेजिग्नेट कर दिया है, रिकॉग्नाइज किया है कि भाई तुम स्पेशल हो, तुम्हारे लिए हम स्पेशल प्रोविजंस बनाएंगे, ऐसा गवर्नमेंट ने इनको बोला है। बोलो यस एवरीवन। चलो जल्दी जल्दी से एवरीवन टेल मी यस मैम। 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हमको आपके साथ याद हो गए हैं, वन फॉर ऑल हमने इसको खत्म किया। नो फॉर नागालैंड, आसाम, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर। से यस एवरीवन। यस मैम। चलो, ये आप क्या पढ़ा रहे हो मैम? हम आपको छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स पढ़ा रहे हैं। हम हमारे चैप्टर में हैं जिसका नाम है जीएसटी इन इंडिया इंट्रोडक्शन। मतलब अभी डिटेल में तो हम कुछ भी नहीं पढ़ने वाले, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं और खत्म होते जा रहे हैं, जिनका कोई अपने आप में लिंकिंग ही नहीं है कि जीएसटी का कॉन्सेप्ट क्या था, डेफिशिएंसी क्या थी, बेनिफिट क्या था, स्टेट कौन से हैं, यूनियन टेरिटरी कौन से हैं, उसमें से स्पेशल स्टेट कौन से हैं, टैक्स कौन से स्टेट को मिलता है। मतलब इनमें आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है। ऐसा ही है चैप्टर नंबर 1। हमको हर एक चीज का थोड़ा थोड़ा सा बेस मिल गया है। ये पूरा खत्म होगा, फिर हम एक 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 पॉइंट को पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे कि भाई अगर सप्लाई गुड्स है तो गुड्स क्या है, सर्विस है तो सर्विस क्या है, सप्लाई क्या है, कैसे जीएसटी चार्ज होगा, उसका हम पूरा एक एक चैप्टर पढ़ते जाएंगे। तो अभी हम जो जो चीजें पढ़ रहे हैं उनका आपस में कोई लिंकिंग ही नहीं है। ये सब बस इंट्रोडक्शन है कि ये सारे वर्ड्स बार बार आगे यूज होंगे तो आपको पता तो है ना कि ये क्या है, क्यों है और क्या इनका मतलब है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन अंडर जीएसटी की। क्लासिफिकेशन, लेटेस्ट से मैंने ये पेन बेच दिया। मैंने क्या किया, ये पेन बेचा है। अब इस पेन के ऊपर क्या जीएसटी लगना चाहिए, कैसे पता चलेगा? मैम जीएसटी में कुछ चीजें तो एग्जेम्प्ट है, 5%, 12%, 18%, 28%। मुझे कैसे पता कि ये पेन के ऊपर क्या रेट ऑफ जीएसटी लगना चाहिए?
इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, जितने भी गुड्स अवेलेबल है दुनिया में, हाँ जितने भी गुड्स है उन सब को क्लासीफाई कर दिया। हमने क्या किया, एक कोड बनाया HSN विच इज हार्मोनाइज्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर मतलब नाम रखना, हार्मोनाइज्ड मतलब एक साथ, ऐसा एक सिस्टम बनाया, ऐसा हमने एक सिस्टम बनाया कि हमने सारे गुड्स को HSN कोड में क्लासिफाई कर दिया। तो आपको जो भी चीज बेचनी है, खरीदनी है, सप्लाई करना है, आप अपनी चीज का HSN कोड ढूंढ लो, और हर HSN कोड के लिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, रेट ऑफ GST दे दिया है। जैसे कि लेटस से हम यहाँ पे इतना सारा टैब्स खुले हैं मेरे, जस्ट अ सेकेंड। चलिए, नो इंटरनेट क्यों आ रहा है भाई, एक सेकेंड। विल जस्ट कनेक्ट एंड सी। चलिए, जैसे यहाँ पे हमने सर्च किया कि पेन का HSN कोड क्या होता है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला कि टिपिकली पेन का HSN कोड 9608 है। अब इसमें आगे और अंदर अंदर डिटेल आती है, जैसे कि मैम समझाइए। जैसे देखो, आज आप क्या कर रहे हो मैम, हम CA कर रहे हैं, CA में हम CA इंटर पढ़ रहे हैं, CA इंटर में भी हम मैम ग्रुप 1 पढ़ रहे हैं, ग्रुप 1 में हम टैक्स का पेपर पढ़ रहे हैं, टैक्स के पेपर में भी हम IDT पढ़ रहे हैं। तो आप अंदर 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 आते गए ना, तो वैसे वैसे गवर्नमेंट बोलता है कि 8 डिजिट तक अपना HSN कोड जाता है। जहां पे जैसे 9608 में सारे पेन आ गए, अब उसमें होगा कि 960801 के अंदर मान लो बॉल पेन आ गया, अब 960802 के अंदर जेल पेन आ गया, अब उसके भी अंदर 960802 में और वो कोई और क्लासिफिकेशन आ गया। तो ऐसा करते करते आप सबसे पहले 9608 अपना मेन हेडिंग ढूंढ लो, फिर उसके अंदर अंदर जाके परफेक्टली देख लो कि आप जो भी गुड्स की बात कर रहे हो। लेटस से अगर हम फाउंटेन पेन की बात करेंगे तो 96083099 HSN कोड है, अगर हम बॉल पेन की बात करेंगे तो 96081091। इतनी डिटेल्स में गवर्नमेंट ने क्या किया है, हर एक गुड्स का क्लासिफिकेशन हमको HSN कोड में दे दिया है, और हर HSN कोड के लिए फिर गवर्नमेंट ने क्या किया है, GST का रेट प्रिस्क्राइब कर दिया है। मान लो कि अपन सर्च करें कैलकुलेटर का HSN कोड, मान लो अपन ने सर्च किया कैलकुलेटर का HSN कोड क्या है, तो हम बोलेंगे कि 8470 कैलकुलेटर का HSN कोड है। अब इसमें हो सकता है साइंटिफिक कैलकुलेटर हो सकता है, फाइनेंशियल कैलकुलेटर हो सकता है, नॉर्मल कैलकुलेटर हो सकता है। तो अलग अलग टाइप के कैलकुलेटर में आप कौन से कोड में फॉल कर रहे हो वो आप निकाल लो, और उसका आपको क्या मिल जाएगा, HSN कोड मिल जाएगा। और उस HSN कोड के सामने आपको रेट ऑफ GST मिलेगा कि ये HSN कोड के लिए देखो, जैसे हम बोलेंगे HSN कोड क्या होता है कैलकुलेटर का, अगर 8 डिजिट तक मुझे जाना है तो ये HSN कोड है, और इसके लिए गवर्नमेंट हमको क्या कर देती है, अलग अलग रेट प्रिस्क्राइब कर देती है। तो आज क्लासिफाई करना कि मेरे गुड्स के ऊपर क्या GST लगेगा, आज क्लासिफाई करना कि मेरे गुड्स के ऊपर क्या GST लगेगा, इट इज एक्सट्रीमली सिंपल। आपको अपने गुड्स का बस HSN कोड ढूंढना है, और हर HSN कोड के लिए गवर्नमेंट ने एक एक रेट प्रिस्क्राइब कर दिया है कि इस HSN कोड के लिए ये रेट, इस HSN कोड के लिए ये रेट। तो ऐसा अपना HSN कोड लास्ट कितने डिजिट तक जाता है, डिटेल में अंदर अंदर जाते जाते अपना HSN कोड 8 डिजिट तक जाता है, और सबके लिए गवर्नमेंट ने GST का रेट दे दिया है। ये हुआ गुड्स के लिए। सिमिलरली सर्विसेज भी है, तो सर्विसेज के लिए लगता है स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज। अब सर्विसेज क्या हो सकती है, जैसे कि प्लम्बर, कारपेंटर, टीचर, मान लो चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विस दे रहा है, कंसल्टेंसी सर्विसेज, लीगल सर्विसेज, पेंटिंग सर्विसेज, इंटीरियर डेकोरेशन सर्विसेज, आर्किटेक्ट सर्विसेज, देयर आर थाउजेंड्स एंड लैक्स एंड क्रोर्स ऑफ सर्विसेज। तो यहाँ पे अलग अलग सर्विसेज को भी इस तरीके से गवर्नमेंट ने स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस में क्या कर दिया है, क्लासिफाई कर दिया है। तो हम कौन सा गुड्स या कौन सा सर्विस में डील कर रहे हैं उसका कोड निकालो, और कोड के सामने आपको GST का रेट मिल जाता है।
तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि क्लासिफिकेशन गुड्स के लिए होता है HSN कोड से, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर से, और सर्विसेज के लिए होता है स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज के हिसाब से, कि भाई आप अपने गुड्स या सर्विस का कोड ढूंढो और उस कोड के हिसाब से आप जहां भी फॉल हो रहे हो उसका आपको क्लियरली जीएसटी का रेट गवर्नमेंट ने दे रखा है। तो कभी टेंशन नहीं होगी कि मान लो मैम हमने ये रबर बैंड खरीदा, हमने ये स्क्रंची खरीदा, इस पे क्या जीएसटी होगा, HSN कोड में ढूंढ लो, गवर्नमेंट ने डाला होगा कि ऐसा हेयर टाइज, हेयर इलास्टिक, एनी हेयर एसेसरी करके आपको मिलेगा HSN कोड, उसमें जो रेट मिलता है वो आप क्या करोगे, एप्लीकेबल कर दोगे। बोलो यस एवरीवन, क्लियर एंड अंडरस्टूड। आपका नेक्स्ट क्लास कितने बजे है? 10 मिनट और ले लूं क्या मैं? अपन 10:20 तक क्लास कर 12:20 तक क्लास ले लें, ये पूरा टॉपिक अपना खत्म हो जाएगा यहां तक। कैन आई एक्सटेंड फॉर till 12:20? इज इट ओके टू एवरीवन? या छोड़ दो मैम, कल करवाना। नेक्स्ट क्लास शायद 12:30 है, तो मैं 12:20 तक ले लूं आपका क्लास, है ना? चलो ये टॉपिक अपन एक और खत्म कर लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से टैक्सेस है जो जीएसटी में सबस्यूम हो चुके हैं। कौन कौन से टैक्सेस है जो जीएसटी में सबस्यूम हो चुके हैं? मैम सिंपल, ये तो कोई रेलेवेंट है नहीं, ये तो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। हमको पता है कि जो भी सेंट्रल टैक्सेस थे, जो भी स्टेट टैक्सेस थे, सभी जीएसटी में सबस्यूम हो चुके हैं। एक्साइज है, सर्विस टैक्स है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, सीवीडी क्या होता है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी। क्योंकि अब ये सब कुछ हट चुका है तो आपको इनके बारे में समझने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है मैम। तो सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, या कोई भी और सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज के रिलेटेड में जो भी सरचार्ज या सेस वगैरह लगता था, सब कुछ जीएसटी में सबस्यूम हो ही चुका है। स्टेट टैक्सेस की बात करें तो लग्जरी टैक्स, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, परचेज, वैट, एडवर्टीजमेंट टैक्स, जो भी टैक्सेस के बारे में हम जानते हैं कि पहले टैक्सेस थे, वो सबके सब क्या हो चुके हैं, आज हट गए और जीएसटी में सबस्यूम हो चुके हैं। सारे के सारे टैक्सेस क्या हो गए हैं, आज जीएसटी में सबस्यूम हो चुके हैं। ये खास नहीं है, तो खास क्या है मैम? कुछ टैक्सेस ऐसे हैं जो आज भी जीएसटी में सबस्यूम नहीं हुए हैं। देखो सबस्यूम में तो सिंपल है ना, एक्साइज, सर्विस टैक्स, सीवीडी, सीएसटी, कोई भी दूसरा टैक्स, परचेज टैक्स, लोकल टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, वैट, सेल्स टैक्स, जो भी टैक्स के बारे में हम जानते हैं मैम, सब हटके ही तो वन नेशन वन टैक्स बना है, तो उसमें तो कोई गड़बड़ है नहीं मैम। लेकिन ये टैक्सेस जो जीएसटी में सबस्यूम नहीं हुए हैं, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कि कुछ टैक्सेस ऐसे भी हैं आज जो पहले लगते थे, आज भी लगते हैं, जीएसटी आने के बाद भी वो नहीं हटे हैं, जीएसटी नहीं एप्लीकेबल हुआ है। वो कौन कौन सी चीजें हैं? सबसे पहला आता है अल्कोहलिक लिक्कर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। क्या बोला? अल्कोहलिक लिक्कर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। देखो अल्कोहलिक लिक्कर पीने के अलावा कहां कहां और काम आ सकता है? आप मुझे एक दो यूजेस और बता सकते हो कि मैम हमने सुना है कि अल्कोहल इसमें भी यूज होता है। कैन यू थिंक ऑफ 2-3 थिंग्स जिसमें आपने सुना हो कि हाँ इसमें अल्कोहल होता है? मैम मेडिसिन में होता है, जैसे कफ सिरप्स वगैरह होते हैं तो उन मेडिसिन में भी अल्कोहल होता है। मैम हैंड सैनिटाइजर्स में भी अल्कोहल होता है। ये जो फेस टोनर्स आते हैं, फेस का इम्प्योरिटी वगैरह क्लीन करने के लिए, वो फेस टोनर्स में भी मैम सैनिटाइजर होता है, सॉरी सैनिटाइजर क्या, अल्कोहल होता है। तो ये सारा क्या हो गया, इंडस्ट्रियल यूसेज वाला अल्कोहल हो गया। ये सब इंडस्ट्रियल यूसेज वाला अल्कोहल है। तो इंडस्ट्रियल यूसेज वाले अल्कोहल के ऊपर तो जीएसटी लगता है। प्योरली पर्टिकुलरली जो पीने वाला दारू है, ह्यूमन कंजम्पशन वाला जो अल्कोहलिक लिक्कर है ना, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। मैम इस पे तो पहले लगाना चाहिए, मतलब इस पे जीएसटी क्यों नहीं लगाया? क्योंकि आज प्रैक्टिकली आप देखो तो 28% से ज्यादा जीएसटी तो किसी चीज पे लगा नहीं है, और ऑलरेडी हम अल्कोहल के ऊपर बहुत हैवी टैक्सेस लगा रहे थे। अब अल्कोहल का जो टैक्स होता है ना, वो स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है। अब देखो तो गुजरात ने कैसे डिसाइड कर लिया कि गुजरात में दारू बंद? गुजरात इज अ ट्राई स्टेट। क्यों? क्योंकि गुजरात में आप ओपनली दारू नहीं बेच सकते हो। कुछ स्टेट में दारू सस्ता मिलता है, कुछ स्टेट में दारू महंगा मिलता है। ऐसा क्यों होता है मैम? क्योंकि हर स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरीके से डिसाइड करती है कि उनको कितना कितना टैक्सेस उस पर लेना है। तो इसीलिए अगर जीएसटी आ जाता
तो जो स्टेट्स बहुत हाई टैक्सेस लेवी कर रही थी अल्कोहल पे, वो तो नाराज हो गए। उन्होंने तो बोल दिया नहीं नहीं, अल्कोहल तो मतलब सबसे मेजर रेवेन्यू का सोर्स है गवर्नमेंट के लिए, इतना दारू बिकता है और दारू पे इतना हाई टैक्सेस लेते हैं लोग, मना भी नहीं कर सकते क्योंकि वो कोई अच्छी चीज तो है नहीं। तो ऐसे केस में सारे स्टेट्स ने अपोज कर दिया कि नहीं लाना जीएसटी, नहीं लाना जीएसटी, हमारा अल्कोहल का रेवेन्यू चला जाएगा। तो गवर्नमेंट ने बोला अच्छा एक काम करते हैं, अपन सारे गुड्स और सर्विसेज पे जीएसटी लगाएंगे, अल्कोहल पे लगाएंगे ही नहीं। मतलब अल्कोहल की मैन्युफैक्चरिंग पे जो आप पहले एक्साइज ले रहे थे लेते रहो, उसके सेल्स पे आप जो वैट और सीएसटी ले रहे थे, इंट्रा है तो वैट, इंटर है तो सीएसटी। अंकित वाली स्टोरी कल इसीलिए ही सुनाई थी ताकि आपको ये सारे टैक्सेस के बारे में पता रहे। जीएसटी आने के बाद भी कुछ कुछ जगहों पे तो आज भी ये टैक्सेस लग रहे हैं, तो आपको पता रहे कि मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज, सेल पे वैट, सीएसटी वगैरह लगता है। वो पहले लगता था, आज भी लग रहा है, आगे भी लगेगा, क्योंकि हमने लॉ में ही लिख दिया, हमने लॉ में ही ऐसा लिख दिया है कि सारे के सारे गुड्स और सर्विसेज पे हम जीएसटी लगाएंगे, लेकिन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे हम जीएसटी लगाएंगे ही नहीं। तो उसका पावर आज भी स्टेट्स के पास ही है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो स्टेट एक्साइज लगा दो, और सेल्स वगैरह हो रहा है तो वैट और सीएसटी लगा दो। तो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे ना जीएसटी लगता था, ना लगता है, ना लगने वाला है। लेकिन हमारे पास है 5 ऐसे प्रोडक्ट जिनको हमने बोला तुम जाओ और जाके नैप ले लो। क्या बोला हमने? तुम जाओ और जाके नैप ले लो, सो जाओ, तुम पे हम जीएसटी आज नहीं लगा रहे। क्या बोला हमने? इन चीजों पे हम जीएसटी आज नहीं लगा रहे, लेकिन फ्यूचर, फुटूरे, फुटूरे, फ्यूचर की एक डेट से हम तुम पे जीएसटी लगा देंगे। देखो फर्क क्या है, अल्कोहल पे तो न लगा रहे थे, न लगा रहे हैं, न लगाने वाले हैं, कभी भी नहीं। हमने लॉ में ही लिख दिया कि अल्कोहल को गुड सर्विसेज से बाहर निकालो, हमको जीएसटी लगाना ही नहीं है। लेकिन इन 5 चीजों पे जिनको हम बोल रहे कि क्या बोला हमने? तुम जाओ और जाके नैप ले लो, तुम जाओ और जाके नैप ले लो, क्योंकि तुम पे जीएसटी आज नहीं लग रहा, लेकिन फ्यूचर की एक डेट से लगेगा। कौन सी है ये 5 चीजें? H फॉर हाई स्पीड डीजल, M फॉर मोटर स्पिरिट, N फॉर नेचुरल गैस, A फॉर एविएशन टर्बाइन फ्यूल, और P फॉर पेट्रोलियम क्रूड। बेसिकली सब कुछ पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस टाइप की ही चीजें हैं, पर एग्जैक्टली लर्न करने की अपनी टेक्निक क्या है? तुम जाओ और जाके नैप ले लो। क्या बोला हमने? तुम जाओ और जाके नैप ले लो, विच इज हाई स्पीड डीजल, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल और पेट्रोलियम क्रूड। इन 5 चीजों पे जीएसटी आज नहीं लग रहा है, लेकिन फ्यूचर में गवर्नमेंट एक डेट नोटिफाई करेगी, जीएसटी काउंसिल उनको रेकमेंड करेगा और गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, तब जाके इन चीजों पे भी क्या हो जाएगा? जीएसटी लगने लग जाएगा। मैम तब तक क्या होगा? तब तक इनके मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज और इनके सेल्स पे वैट सीएसटी लगता रहेगा। परफेक्ट, मतलब ये 2 चीजें तो ऐसी हो गई जिनके ऊपर बिल्कुल भी जीएसटी लग ही नहीं रहा है। ऐसी 2 ही चीजें हैं। अब हम बात करेंगे टोबैको की और ड्रग्स की, नार्कोटिक्स, इंडियन हेम्प, ओपीएम, सुट्टा चरस जो हम लोग बोलते हैं। तो भाई यहाँ पे टोबैको और इंडियन हेम्प, नार्कोटिक्स, ड्रग्स वगैरह पे गवर्नमेंट ने बोला जीएसटी तो लगाओ। जीएसटी से बाहर तो बस 2 ही चीजें हैं, अल्कोहल और नैप। ये परमानेंटली बाहर है, ये टेम्पररीली बाहर है, बाकी कोई चीज जीएसटी से बाहर नहीं है। लेकिन क्योंकि ये भी गंदी चीजें हैं, अच्छी चीजें तो है नहीं, इसलिए हमने बोला कि हम इन पे डबल टैक्सेशन करेंगे, हम इनका एक्साइज बंद नहीं करेंगे। यानी आज अगर कोई टोबैको में डील करता है तो टोबैको की मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज तो लगता ही है, एंड प्लस उसकी सेल्स पे जीएसटी भी लगता है, वैट सीएसटी हट गया। सिमिलरली ओपीएम, इंडियन हेम्प, नार्कोटिक्स वगैरह पे सेल्स पे जीएसटी तो लग ही रहा है, लेकिन परचेज पे सामने गवर्नमेंट ने उसका एक्साइज ड्यूटी, मैन्युफैक्चरिंग पे उसका एक्साइज ड्यूटी भी बंद नहीं किया है। यानी अगर मैं बोलूं आपको कि जीएसटी के परव्यू से बाहर क्या है, तो बस 2 चीजें, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जिसके मैन्युफैक्चरिंग पे लगेगा एक्साइज और सेल्स पे लगेगा वैट सीएसटी। दूसरा हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल और पेट्रोलियम क्रूड, अपनी नैप ले लो वाली चीजें, जिनकी भी मैन्युफैक्चरिंग पे तो लगेगा एक्साइज और सेल्स पे लग जाएगा वैट सीएसटी। लेकिन 2 चीजें ऐसी है जिन पे, एक तो हो गया टोबैको और एक हो गया नार्कोटिक्स, एक हो गया टोबैको और एक हो गया नार्कोटिक्स, जिसपे
जीएसटी तो लगा ही दिया है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज बंद नहीं किया है। जीएसटी तो लगेगा ही लगेगा, साथ में पुराने एक्साइज भी लग रहे हैं। अब एक डाउट यहाँ आपको और आ सकता है कि मैम सेंट्रल एक्साइज की स्टेट एक्साइज, कहीं पे हमने देखा सेंट्रल एक्साइज, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, कहीं पे हमने देखा सेंट्रल एक्साइज और कहीं पे हमने देख लिया स्टेट एक्साइज, तो कौन सा लगाए मैम? टेक्निक याद रखना, दो नशे वाली चीजें। नशा किससे होता है मैम? अल्कोहल से और ड्रग्स से। नशा किससे चढ़ता है मैम? अल्कोहल और ड्रग्स से। तो नशे वाली चीजों पे लगता है स्टेट एक्साइज और बाकी चीजों पे लग जाता है सेंट्रल एक्साइज। मैम हम तो पेट्रोल टैंक का ढक्कन खोल के पेट्रोल से नशा करते हैं, वो तुम्हारे अलग सस्ते नशे हैं। प्रैक्टिकली नशा किस चीज से चढ़ता है मैम? अल्कोहल से और ड्रग्स से। टोबैको से भी नशा नहीं चढ़ता, इट्स जस्ट एन हैबिट, राइट? तो नशे वाली चीजें तो बस दो ही है ना मैम, नार्कोटिक्स और अल्कोहल। तो इन पे स्टेट एक्साइज लगता है और बाकी जो हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, पेट्रोलियम क्रूड और टोबैको है, इन पे क्या लग जाता है? सेंट्रल एक्साइज लग जाता है। बोलो हुआ मेरे साथ सबको याद? वन मोर टाइम एवरीवन विथ मी। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, पेट्रोलियम क्रूड, इन पे जीएसटी लगता ही नहीं है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग पे लग जाएगा एक्साइज और सेल्स पे लग जाएगा वैट सीएसटी। परफेक्ट मैम। लेकिन दो चीजें ऐसी है जिन पे तो एक्साइज तो लग ही रहा है और जीएसटी भी लगाना शुरू कर दिया है, विच इज टोबैको, इंडियन हेम्प, नार्कोटिक्स, ड्रग्स जो हम बोलते हैं। तो इन पे एक्साइज तो लगी गया एंड प्लस जीएसटी भी लग गया। द क्वेश्चन सिंपली हियर इज सेंट्रल एक्साइज की स्टेट एक्साइज। तो दो नशे वाली चीज कौन सी है मैम? अल्कोहल। अल्कोहल नशे वाली चीज है और ड्रग्स नशे वाली चीज है, तो इस पे लगाओ स्टेट एक्साइज और बाकी दोनों पे क्या लगा देंगे अपन? सेंट्रल एक्साइज लगा देंगे। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, और इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? क्लियर मैम। अब ये एक पॉइंट है एंटरटेनमेंट टैक्स को लेके। तो यहां पे भी देखना कि एंटरटेनमेंट टैक्स तो जीएसटी में सब्स्यूम हो चुका है, एंटरटेनमेंट टैक्स तो जीएसटी में सब्स्यूम हो चुका है, लेकिन एक्सेप्ट लिखा है लोकल बॉडी वाला एंटरटेनमेंट टैक्स। मतलब अगर नॉर्मल कोई एंटरटेनमेंट टैक्स है तो उस पे तो जीएसटी ही लगता है, इट इज सब्स्यूम्ड इन जीएसटी। लेकिन अगर कोई ऐसा एंटरटेनमेंट टैक्स है जो लोकल बॉडी लेवी करती है, मैम लोकल बॉडी मतलब ये म्यूनिसिपैलिटीज वगैरह, तो अगर कोई ऐसा एंटरटेनमेंट टैक्स है जो लोकल बॉडीज लेवी कर रही है, तो उनका पावर आज भी हमने लोकल बॉडी के पास रहने दिया है कि लोकल बॉडी अगर चाहे तो ये जो छोटे मोटे एंटरटेनमेंट इवेंट्स होते हैं उनके लिए लोकल एंटरटेनमेंट टैक्सेस आज भी कलेक्ट कर सकती है। लोकल बॉडी के अलावा कोई भी एंटरटेनमेंट टैक्स है तो जीएसटी में सब्स्यूम हो गया। क्या बोला देखो, सब्स्यूम में एक पॉइंट मैंने आपको फटाफट नहीं करवाया था। क्यों नहीं करवाया था? अब बताने के लिए कि एंटरटेनमेंट टैक्स तो जीएसटी में सब्स्यूम हुआ है पर लोकल बॉडी वाला नहीं हुआ है। तो नहीं हुआ, टैक्सेस नॉट सब्स्यूम की टेबल में अपन ने क्या देख लिया कि लोकल बॉडी का कोई भी एंटरटेनमेंट टैक्स है तो उसका पावर आज भी लोकल बॉडी के पास रह जाता है। टोबैको डन, ड्रग्स डन। एंड लास्ट पॉइंट है सेल परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। आज अगर मान लो घर खरीदते हो, बेचते हो, प्रॉपर्टीज खरीदते हो, बेचते हो, तो वो भी क्या है? आउटसाइड जीएसटी है। लेकिन मैम हमने तो अभी अभी नया घर खरीदा था बिल्डर से और उस पर तो जीएसटी लगा था। क्यों लगा था? वो आज रहेगा सस्पेंस में। क्यों लग गया था वो आज सस्पेंस में रहेगा, जो हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। एक बार शॉर्ट में बता दूं तो अगर कोई कंप्लीटेड लैंड बिल्डिंग है ना, कंप्लीटेड लैंड बिल्डिंग, मान लो अभी आप जिस घर में रह रहे हो, जिस ऑफिस में काम कर रहे हो, वो एज इट इज कंप्लीटेड प्रॉपर्टी किसी को बेचते हो तो स्टैंप ड्यूटी, प्रॉपर्टी टैक्सेस वगैरह लग जाते हैं, उस पर जीएसटी नहीं लगता। लेकिन अगर कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, मान लो बिल्डर ने अभी काम शुरू किया है, अभी तो 1 साल 2 साल बाद वो बिल्डिंग बनेगी, फिर पोजेशन मिलेगा, आपने पहले ही खरीद ली, तो उस पर जीएसटी लगता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर कंप्लीट हो चुकी है, रियल एस्टेट सेक्टर कंप्लीट है, तो उस पर जीएसटी नहीं लगता, लेकिन इनकम्प्लीट पे जीएसटी लगता है। ऐसा क्यों? वो आज रहेगा सस्पेंस में, जो हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। डन। चलो आज का हमारा क्लास यहीं खत्म होता है। बोलो यू हैड फन, यू एंजॉयड, सब समझ आ गया, मजा आ गया और याद हो गया। आज हमने क्या क्या पढ़ा? टैक्सेस सब्स्यूम्ड, तो सारे ही सब्स्यूम हो गए। नॉट सब्स्यूम में अल्कोहल, नैप, टोबैको, ड्रग्स, लोकल बॉडी का एंटरटेनमेंट टैक्स और लैंड बिल्डिंग का सेल परचेज। ठीक है। देन उसके बाद क्लासिफिकेशन देखा, स्पेशल कैटेगरी स्टेट देखा, जीएसटी में क्या स्टेट्स है, क्या यूनियन टेरिटरीज है, क्या बेनिफिट्स हुए जीएसटी आने का, ड्यूअल स्ट्रक्चर देखा और जीएसटी का पूरा क्रेडिट का चेन देखा।
काफी सारा हमने पढ़ा है एंड कोशिश करी है कि सिर्फ पढ़ा नहीं है, हमने साथ साथ में लर्न भी किया है। तो यस बोलो, समझे, मजा आया और याद हुआ? फटाफट से यस 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 बताओ तो आज का हमारा सेशन सफल और हम लेक्चर को यहीं पे एंड करेंगे। एवरीवन, जिया, युक्ति, सनीश, हेतल, चिरायु, अमीन, वासु और ऐसे बच्चे जो ज्वाइन तो करते हैं पर हाई हेलो कुछ भी नहीं बोलते हैं। चलिए, डन देन, सी यू ऑल टुमारो, सेम टाइम सेम प्लेस। कोई होमवर्क नहीं, बस जो पढ़ा है वो रिकॉल कर लेना। टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।